नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं आदरणीय विवेक रंजन श्रीवास्तव जी। वे एक न- वरिष्ठ व्यंग्यकार एवं स्वतंत्र लेखक हैं। 28 जुलाई 1959 को मंडला के साहित्यिक परिवार में जन्मे। आपकी माता स्वयं दयावती श्रीवास्तव प्राचार्य रहीं तथा पिता प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपकी सशक्त रचना धार्मिकता सराही जाती है। रंजन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। अनुसुईया जी, बहुत बहुत नमस्कार। विश्व साहित्य सेवा संस्थान, जी विश्व को अगर संसार कर दें तो पूरा एस 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 हो जाता है। जी और सिंगापुर से सवाल, न्यूयॉर्क से जवाब, हिंदी की बात, और ठंड का मौसम न्यूयॉर्क में, और अंग्रेजी आपके एक पूरा वैश्विक जो आपने परिदृश्य बना दिया है, जी तो अच्छी बात होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक जो वर्तमान में जो मीडिया का चेंज है। देखिए, कभी जो केले के पत्र होते थे उसको बना करके और उस पे भर्रू से लेख लिखे जाते थे। जी। हमारे पुरातन अनेक ग्रंथ ऐसे हैं। हम्म। फिर कागज का आविष्कार हुआ, कागज कलम पे, और ये जो एक परंपरा की बात थी, जी तो पूरी हमारी विरासत जो है वो रचना की, साहित्य की, लिखित साहित्य की कागजों पर है। प्रिंट हुआ, प्रिंट मीडिया आया। लेकिन जो नया मीडिया चेंज हो रहा है, जो युवाओं में जो जिस चीज की जा रही है कि आप नाश्ता करते हुए यूट्यूब पे देखते रहिए, जी आप टू गो में हैं तो कॉफी पीते हुए आप पॉडकास्ट सुनते रहिए। तो इस मीडिया पे अभी बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसी जो जागृत महिलाएं हैं, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर अब कुछ काम कर रहे हैं। जी तो YouTube पर आपने, मैंने देखा, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज महान हस्तियों के लिए हैं। और आज आपने इसके लिए मेरा चयन किया। इसके लिए मैं विश्व साहित्य सेवा संस्थान को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से हमारे जो वैश्विक दर्शक हम सबसे जुड़ेंगे, उन तक कुछ अच्छी साहित्यिक बातें हम लोग कर सकें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी जी विवेक सर, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे मंच पर आए हैं। तो जी, चलिए हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी कि आपका जन्म एक साहित्यिक वातावरण वाले परिवार में हुआ। माँ हम्म पिता दोनों साहित्य से जुड़े थे, जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा। तो इस हम्म पारिवारिक साहित्यिक विरासत ने आपके लेखन को किस प्रकार प्रभावित किया? ये तो लाजमी है कि प्रभावित तो किया ही है, लेकिन किस प्रकार किया, बिल्कुल। आप ये बताएं। अनुसुईया जी, जी सवाल आपका एक प्रारंभिक बहुत अच्छा सवाल है। आपने बताया कि मेरा जन्म साहित्यिक विरासत वाले परिवार में हुआ है। सच है। मेरे दादाजी कांग्रेस के, उन दिनों प्रभात फेरियां निकला करती थी, जी तो जी। उसके लिए गीत लिखते थे। क्या बात। और उन गीतों का संग्रह जो है, वो पॉकेट बुक साइज की छोटी सी, उसमें कुछ एक प्रतियां हैं भी मेरे पास अभी। तो हम्म। वो मैंने उसमें आधा आना शायद उसका मूल्य हुआ था। तो इस तरह की छोटी छोटी किताबें, और प्रभात फेरी में वो गीत गाए जाते थे। तो वो सब मैंने मंडला के जिला पुरातात्विक संग्रहालय में दिया हुआ है। फिर उस वातावरण में जब पिताजी ग्रो अप हुए, उनकी संस्कृत और हिंदी में रुचि थी, तो उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत, इस तरह के जो संस्कृत के महान ग्रंथ हैं, जो हम्म। अब हम देख रहे हैं कि अगर संस्कृत जानने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। जी जी। तो पता लगा कि कुछ दिनों में भगवत गीता अगरबत्ती लगाने की एक चीज हो जाएगी कि पूजा के स्थान पर रख दिया। तो उन्होंने उसके संस्कृत से हिंदी काव्य रूपांतर, यानी उसका वो भाव वही बना रहे, हम्म। और उसमें अनुवाद किया। तो उसकी 7-8 संस्करण छप चुके। तो इस तरह का एक उनका परिदृश्य था। बचपन में मैं पिताजी के साथ में कवि गोष्ठियों में, साहित्यिक जलसों में जाया करता था।
जी। पढ़ने में मैं मेधावी था। तो क्या? हिंदी में मेरी बहुत अभिरुचि थी। जी। और मैं आपको बताऊं कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज 11th में, मैट्रिक होता था उस समय, तो लेनी होती थी, या कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते थे, तो उसमें मैंने संस्कृत लिया था। क्या तो बात। तो मैं संस्कृत में भी हिंदी में भी बहुत अच्छे नंबर थे। और हाई स्कूल होते होते मैंने मंडला में जिला पुस्तकालय था, तो उसकी सारी किताबें, जो साहित्यिक किताबें थी उपन्यास से, वो चट कर डाले थे। और उन दिनों एक रजिस्टर बड़े साइज का था मेरे पास में, तो उस पे मैं जैसे कोई किताब पढ़ी, उसका कोई पैराग्राफ अच्छा लगा, हम्म। तो उसको नोट्स बना लिया करता था। तो इस तरह का मेरा साहित्यिक विकास हुआ। और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में स्कूलों में जाया करता था। हम्म। तो उससे एक निबंध लेखन में मुझे कई पुरस्कार मिलते। फिर वो कॉलेज में भी वो कंटिन्यूड रहा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब चला गया, अपनी प्रतिभा के आधार पर मार्क्स अच्छे थे, तो हम्म। तब तो कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते नहीं थे। हम्म। तो 11th के मार्क्स के आधार पर मेरा चयन हो गया। तो फिर मैंने जब एनआईटी रायपुर से ग्रेजुएशन किया, तो लगातार 3 सालों तक मैं वहाँ की जो साहित्यिक पत्रिका थी, हम्म। साहित्यिक तो नहीं कहें, वार्षिक पत्रिका थी, आलोक, उसका संपादक मंडल में रहा मैं। तो इस तरह का जो साहित्य से, आपने कहा ना कि साहित्य से किस तरह लेखन प्रभावित हुआ। जी जी। तो स्कूल में भी उन्मेष और ऐसी कोई पत्रिकाएं, वार्षिक पत्रिकाएं निकलती थी, हम्म। तो उसमें भी मेरे लेख छपे। तो लेख क्या मतलब, तो वो तो छोटी छोटी तुकबंदी रही होगी और कुछ, लेकिन जो पहला व्यंग लेख मेरा छपा, वो 1980 का नवभारत का साहित्यिक परिशिष्ट था, भोपाल का। तो मैं जब बी करके निकला, तो उसके बाद एनआईटी भोपाल से, एमएससीटी भोपाल कहलाता है, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जी वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जैसा आपने बताया अभी अभी मेरे परिचय में। जी। तो फिर मैंने जब वो कर लिया, तो उस समय मेरी एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब लग गई। अच्छा। और वहीं से फिर मैं मुख्य अभियंता होकर के रिटायर हुआ। तो जी। ये मेरा रहा, जिसमें साहित्यिक ढंग से कहें तो 1980 की जो रचना है मेरी, कि हम्म। चले गए अंग्रेज पर, हम्म। एक डैश डैश डैश, पहला व्यंग लेख था मेरा, जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, कि नवभारत के 1980 के किसी साहित्यिक साप्ताहिक परिशिष्ट में छपा। क्या बात है सर, आपने बहुत ही विस्तार रूप से अपना परिचय और अपनी पूरी लाइफ की कहानी सुना दी हमें। सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि व्यंग लिखना ये एक बहुत बड़ी कला है। जी। तो ये कैसे पनपी आपके अंदर? क्या आपके घर के जो सदस्य थे, जो लेखक थे, उनके मुख से आप सुनते थे, या आपके दिमाग में इस तरह से लेख आते थे कि आपको व्यंग्यात्मक रूप में ही लिखना है? अच्छा सवाल है। हुआ ये कि बहुत कवि तो हर कोई होता ही है, जो भी रचना में उसका मन कोमल होता है, उसकी संवेदनाएं तेज होती हैं। तो मैंने देखा कि उन दिनों मैं चूंकि मंडला में था, मेरा स्कूलिंग का डे, हम्म। तो मंडला जबलपुर के पास है। जी जी। ये कान्हा नेशनल पार्क के लिए विश्व के ग्लोब पर भी जी बहुत जी। पुराना और आदिवासी जिला है। जी और नर्मदा जी की, माँ नर्मदा की मंडलाकार आकृति शहर को घेरे हुए है। जी जी। और उसी के नाम पर है, मिशन, नाम भी उसी जी, अ, हाँ, दृश्य वहां पर। पे रहा। तो प्राकृतिक एक परिदृश्य था। हम्म। और परसाई जी उन दिनों, हरिशंकर परसाई, जी जो व्यंग्य के कबीर के बाद समझिए पुरोधा माने जाते हैं, जी। जिन्होंने गद्य व्यंग्य में हम्म। एक उसको विधा के रूप में स्थापित करी। तो उनके स्तंभ मेरे घर में जो अखबार आते थे, हम्म। उनमें उनके स्तंभ प्रतिदिन वाले छपते थे, हम्म। सुनो भाई साधो। तो वो सब मैं उसको कटिंग काट के, और चूंकि रोचक लगता था पढ़ने में, हम्म। तो उसको कटिंग काट के मैं उसके एक रजिस्टर पे चिपका लिया करता था। मैंने दस्तावेजी रहा हूँ थोड़ा सा, अच्छा। तो ठीक है। हम्म। तो उससे मैं बड़ा इंस्पायर होता था। हम्म। फिर शरद जोशी का नाम चला, तो वो जब कॉलेज डेज में था, तो प्रतिदिन उनका पढ़ता था, दिनमान में, रविवार में, इस तरह के। जब मैं व्यंग के कुछ कॉलम पढ़ने लगा,
हम्म, तो अपने अंदर भी जब कभी घुटन महसूस होती, देखिए व्यंग तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यंग स्वतंत्र विधा तो अपनी जगह है, जी लेकिन कविता में व्यंग है, हमारे जीवन में व्यंग है, मैंने कहानियों में व्यंग है। प्रेमचंद की कहानियों में अगर और उपन्यास में अगर व्यंग का प्रयोग नहीं होता तो शायद वो उतनी प्रभावी नहीं होती। बिल्कुल तो बिल्कुल, व्यंग तो सीधी एक बात जैसे सीधी कह देना। एक कैटलिस्ट बहुत है व्यंग, आसान है, एक। लेकिन उसको जी हाँ। थोड़ा सा ढके मुंदे तरीके से कह देना कि इंसान समझ जाए और बात भी पूरी जी। तरह से ना खुले, यह एक अपने आप में एक कला है। जी तो जी जी। जी, ये मतलब रोमांचकारी लगती है, लगता है कि अरे कुछ कह गए, मतलब समझ जी आ गया, लेकिन वो का शब्द नहीं है वो वाले। मजे की बात यह है अनुसैया जी जी। कि व्यंग जो कह रहा होता है हम्म वो तो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे होती है, हम्म। क्योंकि वो बदमाशी में एक बात कह रहा हाँ होता है। हाँ। और जिस पर व्यंग किया जाता है वो तिलमिला रहा होता है, क्योंकि उसको अंदर वो कह भी नहीं सकता और जैसे हम जैसे जैसे क्या होता है कि हम देखते हैं कि घर परिवार में भी ये व्यंग का उपयोग कैसा है, मैंने इस समाज में कितना अंदर तक हमारे यहाँ व्यंग का प्रयोग किया जाता है। बहू जब आती है नई तो उस पर, या दामाद जब वहां जाता है तो सालियां या उसकी जो भाभियां होती हैं वो उस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करके उसको सहज करते हैं कि जिसमें वो दोनों परिवारों में आपस में मिक्सिंग हो। तो कई बार ये व्यंग का उपयोग इस ढंग से भी समाज में होता रहा है। जो बारात में जो गालियां दी जाती हैं जब बारात विदा होने लगती है, तो उनमें आप व्यंग का प्रयोग देखिए कि कितना व्यंग किया जाता है और इतनी मधुरता से किया जाता है कि वो बारात वाले जो सुनते हैं वो इसका तिलमिलाते आनंद भी हैं लेते हैं, और हंसते भी आनंद हैं। भी लेते हैं, और कुछ लोग जी। तिलमिला भी जाते हैं। तिलमिला भी जाते हैं। जी तो इस तरह की बहुत सारी बातें व्यंग, व्यंग मतलब हमारी आत्मा में है, व्यंग हमारे जी कहानी में है तो वो एक कथानक बनाता है, जी कविता में है तो वो कविता को मजबूत करता है, लघु कथा का अंत व्यंग से होता है। जी और व्यंग स्वतंत्र रूप से भी जब लक्षणा या व्यंजना जो विधा है उसमें जब व्यक्त होता है तो वो एक स्तंभ बन जाता है। जी तो परसाई, शरद जोशी, इन लोगों ने यही किया, तो उस तरह का मेरे अंदर एक डेवलप होता चला गया, क्योंकि ये कोई प्रयास सप्रयास नहीं लिखा जा सकता। जी जी बिल्कुल। लिखते हैं, लिखने वाले लिखा जाते हैं, लेकिन ये एक नैसर्गिक ईश्वरीय देन है और ये कि देन वो है। भाषा में वैसा है। जी। सर, बहुत सारे कवियों को या लेखकों को मैंने देखा है कि बहुतेक वो व्यंग करते हैं राजनीति पर। हम्म। जी, तो सर क्या आपने भी राजनीति के ऊपर कुछ व्यंग्यात्मक लिखा है? बिल्कुल लिखा है, और इसलिए राजनीति पर व्यंग ज्यादा होते हैं हम्म। कि हमारे समाज में राजनीति के बिना तो कुछ होता नहीं है। जो देश है लोकतांत्रिक देश है, और राजनेता जो हैं वो आप अखबार उठा लीजिए कोई भी खबर, तो सुबह से शाम तक उनका काम ही जो बोलना कुछ करना कुछ। तो ये जो चरित्र की विसंगति है जी वो अपने आप में ऐसी है कि, और उसके बावजूद हम मतलब मजे की बात यह है कि हम राजनेताओं को खुद वोट दे करके अपने सिर पर बिठा लेते हैं, और फिर वो जो कभी हमारे दरवाजे पर वोट लेने आते हैं हम उनके दरवाजों के चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारा काम हो जाए। जी तो जी। ये जो एक विसंगति है, इस विसंगति को उनको भ्रष्टाचार को लेकर के, तो मैंने जय हो भ्रष्टाचार की मेरी एक पूरी किताब ही है। तो अच्छा। उसमें उस तरह के व्यंग हैं। राम भरोसे मेरा जो प्री करेक्टर है, हम्म जिसको अवलंबन लेकर के मैं व्यंग, बहुत से राजनीतिक व्यंग लिखता रहा हूँ। हम्म। तो राम भरोसे का मतलब यह है कि जो राम के भरोसे जी रहा है। तो महात्मा गांधी का अंत्योदय वाला जो देश है भारत, अंत्योदय मतलब जो आखिरी आदमी है, जो कम से कम कमजोर से कमजोर आदमी है, उसका नाम मैंने रखा राम भरोसे। हम्म। तो वो राम भरोसे जो है उसके निर्णय को समझना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए बिहार में अभी चुनाव हुए, सारे जो राजनीतिवाज थे, सारे जो चुनाव मैनेजर्स थे, उनके सारे अनुमान ध्वस्त हो गए। राम भरोसे ने जो निर्णय दिया वो एक बिल्कुल डिफरेंट था। तो आपकी ऐसा बात एक बार नहीं। सुनकर मुझे याद आया कि एक दोहा है कि जी तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हलाएं, राहें जी। भरोसे राम के तो पर्वत पर हरियाएं। क्या बात है। जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे देश की जो राजनीति है वो कुछ इसी तरह की है कि लोग राम भरोसे ही होते हैं, और कुछ चमक जाते हैं और कुछ बस रह जाते हैं।
जी जी हाँ। जी। तो इस तरह की स्थितियां हैं, इसलिए मैंने राजनीति पर बहुत से व्यंग लिखे, लेकिन मैंने वैश्विक परिदृश्य पर बहुत से व्यंग लिखे। जब अच्छा। अभी दुनिया की 8 अरब आबादी पूरी हुई, तो हम्म, मैंने एक व्यंग लिखा था कि कुछ कम एप्पल खाओ भाई। क्योंकि आदम और हवा जो एप्पल हाँ हाँ हाँ। खाने से उनका उस प्रतीक को लेकर के मैंने लिखा कि जो आबादी है वो हम्म, धरती तो उतनी ही है, और आबादी लगातार बढ़ रही है, रिसोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस सब बातों पर लेकर के मैंने एक व्यंग में अपनी बात कही थी कि कुछ कम एप्पल खाओ आदम और हवा, इस तरह का। तो जी मैं इस तरह के वैश्विक विषयों पर बहुत लिखता रहा हूँ। जी। और मेरा शुरू से एक्सपोजर अपनी इंजीनियरिंग के कारण भी वैश्विक रहा है, और फिर अब तो मेरे बच्चे ही तीनों विदेश में हैं, दुबई, लंदन, अमेरिका। तो मेरा आना जाना लगातार बना रहता है विदेशों में। जी और आप जैसी सुधी महिलाओं से भी मुलाकात हो जाती है कभी, तो इस मंच से भी मिल रहे हैं तो हम। तो जी। एक मेरा देखिए, अपना कैनवास हमेशा बड़ा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेखक को अपना कैनवास बहुत बड़ा रखना चाहिए। बहुत बड़ा और रखना मेरी तो एक कविता है चाहिए। जिसमें मैंने ये लिखा है कि भाई, हमारी साहित्य की बाहें जो है कम से कम पूरी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दुनिया क्या ब्रह्मांड उसमें समाना चाहिए। जी हाँ। बिल्कुल सुनाइए। सही बात है, क्योंकि लेखक के लिए कोई सीमा नहीं है। कहते जी हैं हाँ। जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल तो अगर हम उसे सिर्फ एक देश में बांध देंगे, या हम कहेंगे कि नहीं बस आपको इतना ही क्षेत्र, तो वो तो कुएं मिड मतलब मिड जैसे कुएं का मेढक होता है वो वाली बात हो जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है कि समुद्र में तैरना आना चाहिए, और उसकी भी सारी चीजें मतलब कवि को लिखनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर। इंजीनियरिंग की पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा और विद्युत मंडल में उच्च प्रशासनिक पद, तकनीकी क्षेत्र से व्यंग साहित्य की ओर यह यात्रा कैसे शुरू हुई? तो आप का जो कार्य क्षेत्र है वह काफी अलग है, और लेखन जो है वो अलग है, तो इस अंतर को आपने कैसे एक साथ किया? अनुसुईया जी, जो लेखन है वो एक मानसिक स्थिति है, और आजीविका एक अलग है। जी बहुत से जरूर ऐसा होता है कि प्रसार माध्यमों से जुड़े लोग, अखबार वाले या साहित्य वाले प्रोफेसर्स, वो साहित्य रचना कर रहे हैं, लेकिन उनका चूंकि काम ही वो होता है, इसलिए उनका नाम और उनका काम कुछ ज्यादा दिखता है। जी। लेकिन कितने ही डॉक्टर्स हैं, कितने ही इंजीनियर्स हैं, कितने ही वैज्ञानिक हैं, जो या आम आदमी हैं, वो भी साहित्य में, क्योंकि साहित्य तो एक इनहेरेंट चीज है ना, तो बिल्कुल उसमें करते हैं काम। तो मैं तो चूंकि जैसा मैंने बताया कि मेरा मानसिक विकास ही बचपन से साहित्यिक परिदृश्य में हुआ, तो फिर जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया और नौकरी करने लगा, तो फिर मैंने अपनी फाइलें अलग कर ली। क्योंकि जब मैंने पहला व्यंग एक अपनी जो विसंगति देखी मैंने हमारे कार्यालय में, कहना और करना कुछ और की मीटिंग में कुछ तय हुआ, और बाद में फिर परिस्थितियां वश, तब मैं जूनियर अधिकारी था, सहायक अभियंता था। तो जब उसे वैसे इस तरह के करने का मुझे कहा गया, तो अंदर ही अंदर मन बड़ा कचोटता रहा। तो मुझे याद है कि सुबह अक्सर मैं जो है जब लिखता हूँ, तो सुबह 4-5 बजे उठ करके और फिर उसको लिख डालता हूँ। जी जी। तो मैंने वो छटपटाहट मेरे अंदर जो होती है वो मुक्त हो जाती है। मतलब मैं किसी और के लिए नहीं लिखता, मैं खुद के इलाज के लिए लिखता हूँ। क्योंकि जब कोई विसंगति हम देख रहे हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, तो फिर वो पीड़ा परेशान करती है, तो फिर वो विचार अंदर ही अंदर में पनपता उतार दिया रहता है। जाए तो वो एक जी। तरह से तो जी, तो दवाई। मैंने जब लिखा इस तरह का किसी कार्यालय की उस पे, तो मेरे को एक चेतावनी पत्र जारी हो गया। अच्छा। तो जी हाँ, हर व्यंगकार के साथ ये समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है उसको, जो लोग नापसंद करते हैं उससे डरने लगते हैं। हम्म, एनीवे, तो मैंने फिर उसका अभिव्यक्ति की आजादी का जो हमारा संविधान में व्यवस्था है उसका सबका हवाला दे करके, और फंडामेंटल्स रूल में एक स्पष्ट उल्लेख है कि साहित्यिक रचनाएं की जा सकती हैं, और ये सब लेकर के मैंने एक पूरा विस्तृत उनको जवाब दे दिया। तो फिर उसके बाद से वो शांत हो गया, और फिर मैं लिखने लगा। लेकिन फिर उसके बाद से मैंने कुछ ये तय कर लिया कि कार्यालय के कंप्यूटर पे, कार्यालय के टाइपराइटर पे, कार्यालय के किसी आदमी के जरिए कोई हम अपना रचना नहीं लिखेंगे। कार्यालय में कोई, कार्यालय के समय में कोई गोष्ठी नहीं करेंगे। और मैंने फाइलें बिल्कुल अलग अलग कर दी। अलग तो अलग। वो नेचर आज तक बना हुआ है मेरा, कि कार्यालय का पूरा काम ईमानदारी से करना,
और उसी के कारण ही मैं मुख्य अभियंता तक के पद पर पहुंचा, और हमेशा ए ग्रेड मेरा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती रही। क्या बात। और घर में भी आप देखिए कि अगर हम बच्चों को, पत्नी को पूरा समय नहीं देंगे, परिवार की जिम्मेदारियों को, तो भी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि भाई तुम तो अपना लिखते ही रहते हो। तो मिलना बहुत इसलिए, जरूरी होता है सर, हर हाँ, क्षेत्र में। नहीं तो तो अब में खास करके आप, मैंने महिलाओं को और भी परेशानी होती कि आपको सुबह शाम कुछ टाइम बाउंड काम तो है ही, कि भोजन की व्यवस्थाएं देखना, वो करना। तो मेरे साथ भी रहा, तो मैंने इसलिए लेखन के लिए अपना समय सुबह का जो जल्दी उठ करके अपने समय को चुरा करके और वो काम करता रहा। ऐसा है। तो हम्म। फाइलें अलग होने से कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। बिल्कुल। कहते हैं कि जो लेखक होता है और उसके दिमाग में अगर कुछ उपज रहा होता है, तो वो ये जो हम्म। सुबह की बात आपने की कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम्म। मतलब आप लिख देते हैं, तो वो समय मतलब आपका पूरा दिन खाली होता है, आपने जो क्वालिटी चीज लिखनी थी वो आपने लिख दी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं करता है कि आपकी दिनचर्या को कहीं मतलब आपको अलग से समय निकालने की जरूरत पड़े। और बिल्कुल डिवाइन को भी। उस समय विचार भी एकत्रित होते हैं दिमाग में, और बड़े शांत रहता है वातावरण। तो बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह के समय लिखना। जी जी। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। तो सर, परमाणु बिजली घर चुटका, लघु हम्म। पन बिजली परियोजनाओं और उपकेंद्रों के निर्माण जैसे बड़े तकनीकी कार्यों का नेतृत्व करते हुए लेखन का संतुलन कैसे बनाए रखा, ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने पहले प्रश्न पूछा आपसे। लेकिन हम्म। ये जो परमाणु बिजली घर चुटका, ये क्या चीज है, आप जरा इसके बारे हाँ, में बताइए। ये अच्छा लगेगा दर्शकों को जानना जी। कि देखिए, जो एटॉमिक पावर स्टेशन है हम्म। ना, वो भारत में बहुत लिमिटेड है। रावत भाटा कोटा राजस्थान में है, हम्म। ट्रॉम्बे में है। तो हम्म। जहाँ पे रिएक्टर बनना है परमाणु का, क्योंकि परमाणु बिजली जो होती है वो सबसे सस्ती पड़ती है, क्योंकि ईंधन के रूप में आपको परमाणु से जनित जो गर्मी है उससे भाप बनाई जाती है। बिजली बनती कैसे है? भाप बनती है और टरबाइन को घुमाती है प्रेशर से, और उससे जो फैराडे का लॉ है कि कॉइल और उसका चुंबकीय वातावरण में अंतर, तो उससे बिजली बनती है। हम्म। तो अब हमारा उद्देश्य है कि हमको टरबाइन को घुमाना है, तेजी से घुमाना है, उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। कोयला जलाते हैं तो धुआं होता है, लेकिन थर्मल पावर स्टेशन हैं बहुत सारे। हम्म। दूसरा यह है कि हम ऊपर से पानी गिरा करके हाइडल बिजली बनाते हैं, हम्म। और परमाणु बिजली बनती है। और अभी आजकल जो सोलर का चल निकला है, नवकरणीय ऊर्जा, की हम्म। सूर्य की ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं, जी। है ना। तो जो एटॉमिक पावर स्टेशन बनने के लिए प्रस्ताव था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मध्य प्रदेश में बनना था। मध्य प्रदेश में और क्या दिया जा सकता है? एक सुरक्षित जमीन, पानी, ये कच्चा माल था जो मध्य प्रदेश के पास था। और बिजली घर की स्थापना होनी है। बाकी तो नाभिकीय जो चीजें हैं परमाणु की, वो तो सब टैलेंट, और वो सब परमाणु ऊर्जा हमारे यहाँ संस्थान है, जी बॉम्बे जी, में, वैसे ट्रॉम्बे में। काफी बड़े वो इस तरह के संस्थान हैं जहां पर जी। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग तो कर बहुत सारी चीजें बिल्कुल। बनाई जाती हैं, जो तो कि अब हमारे सैनिकों को भी भेजी जाती हैं। जी जी, तो एक। मेरी मेरी मेरे मुझे मतलब किसी रिजर्वायर के किनारे, मैंने उस समय तक मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, तो ये तय था कि तो नर्मदा पे बरगी परियोजना बनी हुई है, हम्म। बरगी बांध। तो हम्म। उसके जो जलाशय बनता है, बांध के पीछे पानी भर जाता है, उसके किनारे एक गांव है चुटका। अच्छा। अब वहां पर, तो इसलिए उसका नामकरण इस ढंग से हुआ कि चुटका परमाणु बिजली घर। तो वहां पर मैंने, क्योंकि वो भारत के बीचों बीच है, हम्म। पहाड़ों पर है, तो हम्म। भूकंप का कोई डर नहीं, हम्म। और पॉपुलेशन कम है हम्म। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है। तो हम्म। ऐसी जमीन ढूंढ करके, और उसका जो प्रारंभिक सर्वे है कि हाँ यहाँ जमीन प्रॉपर है और पानी पर्याप्त है, तो वो मैंने काम किया था, डीपीआर बनाया था। और उसको हम लोग उन दिनों कॉन्फिडेंशियल भी नहीं, सीक्रेट लिखे हुए लिफाफों में वो सारा पत्राचार होता है। तो ये मुझे गर्व है कि शायद उस उस समय परियोजना की से मैं बात जुड़ा। है सर, कि जो ये धुआंधार जो वो वहां पर बना हुआ है भेड़ा जी घाट में, जी। ये उसी समय की बात है क्या या उससे नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। धुआंधार तो प्राकृतिक वाटरफॉल है, हम्म। जैसे नियाग्रा है उस तरह से वाटरफॉल है नर्मदा का। तो हम्म। वो उसके अपस्ट्रीम में बरगी डैम है अच्छा। ना।
और तो बरगी डैम से पानी छूटता है, वो धुआंधार में गिरता है। हम्म, तो हम्म, बरगी डैम का जो जलाशय है वो उसके पीछे है। और हम्म, वहां पर ये किनारे चुटका गांव है, जहां पर मैंने ये सर्वे वगैरह करके और उसका डीपीआर बनाया। अच्छा। इसी तरह से लघु पन बिजली अब वो कंस्ट्रक्शन में स्वीकृत हो गया है, तो वो बन रहा है धीरे धीरे। हम्म, जो भी उसके विरोध होने हैं कि भाई जमीन डूब में आ रही है, तो ये और वो बहुत सारी हर परियोजना के साथ होती है। उन हम्म, सब परिस्थितियों से निकलते हुए हम्म, किसी दिन वो जरूर पूर्ण होगा। और लघु पन बिजली परियोजना का अर्थ होता है मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स। हम्म, तो जैसे नहर से सिंचाई हो रही है, और वो नहर कहीं ना कहीं लेवल डिफरेंस के कारण पानी गिरता है, हम्म, या जहां से डैम से नहर निकलती है वहां भी डैम में पानी ज्यादा होता है और वो प्रेशर से नहर में निकलता है। तो हम्म, उस एनर्जी का उपयोग करके हाइडल छोटे छोटे 2 किलोवाट 3 किलोवाट इस तरह के पावर हाउसेस बनाए जाते हैं। तो उनके कई मैंने बनाए, भीमगढ़ और बहुत सारे, तवा। तो उन वो आज भी बिजली बना रहे हैं। तो एक मन को संतोष होता है कि चलिए मैंने कुछ बहुत अपने सुंदर, देश को अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से समाज को कुछ दिया। बहुत बड़ी चीज दी है सर आपने। अच्छा, मेरे दिमाग में एक अभी अभी सवाल कौंधा है, मैं आपसे पूछना चाहती जी हूँ कि कहते जी हैं नर्मदा के कंकड़ सब हैं शंकर। तो जी जी। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत आपने अच्छी बात, सांस्कृतिक बात उठाई है। जी। और देखिए, हर नर्मदा नर्मदा जो है वो जीवन रेखा है मध्य प्रदेश हम्म, की। यह क्यों जीवन रेखा है? क्योंकि जो भी सभ्यताएं हमारी हैं वो सब किसी न किसी नदी के किनारे नदियों के बनती किनारे से ही शुरू हैं। हुई है। जी। और नर्मदा बहुत पुरानी नदी है, सबसे पुरानी नदी है। और नर्मदा एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की परंपरा है। जी। तो क्योंकि वो अ, अच्छा, उसका प्रवाह गंगा यमुना सरस्वती सब का प्रवाह पूर्व की ओर है, लेकिन नर्मदा का प्रवाह पश्चिम की ओर है। ये खंबाती खाड़ी में जाकर गिरती है अमरकंटक से निकल के। जी। तो इसकी भी एक कथा है कि नर्मदा चिर कुंवारी नदी है, उसने विवाह नहीं हुआ। हम्म, क्योंकि बाकी नदियों के विषय में ऐसा नहीं कहा जाता, हम्म, लेकिन नर्मदा और जोहिला दो सहेलियां थी। इसमें मेरा एक नाटक है जलनाद, अच्छा। उसका एक ये पूरा इस पे मैंने प्ले लिखा है छोटा सा, इस कथानक पर। कि जोहिला, 3 नदियां निकलती हैं, सोन, जोहिला और नर्मदा। ये अमरकंटक से निकलती हैं 3 अलग अलग बेसिन में। अब ये सोन को नद कहा जाता है, यानी वो नदी नहीं है, पुरुष उसको कहा गया है। सोन नद है, पुरुष है। तो वो नर्मदा और उसमें प्रेम की भाव कल्पना परिकल्पना की गई है हमारे इसमें। और जोहिला इसकी नर्मदा की सहेली थी, वो छोटी नदी है। तो वो जोहिला जाकर उसमें सोन में मिल जाती है। तो इस ढंग से मैंने नर्मदा उससे विक्षिप्त मैंने वो करके नाराज होकर के दूसरी दिशा में बह निकलती है। तो हमारी संस्कृति में एक ये बहुत बड़ी बात है कि कब हम जड़ और चेतन को चेतन स्वरूप दे करके अपनी बहुत सी आध्यात्मिक व्याख्याएं करते हैं। तो नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर है, महेश्वर है। और जहाँ पे अहिल्याबाई ने शिव भक्ति के बड़े उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए हैं, वे उनको वो कराया। तो शंकर, तो कहा यह जाता है कि स्वयं गंगा भी साल में एक बार अपने सारे पाप इकट्ठे हो गए जब लोग उसमें नहा करके, तो फिर वो गंगा दशहरा के दिन नर्मदा में आकर के और नर्मदा जयंती पे और नर्मदा जी के दर्शन करके वो सारे, क्योंकि बाकी में तो नहाने से पाप धुलते हैं, नर्मदा जी में केवल दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। ये मान्यता है, लोक मान्यता है। जी। तो वहाँ का जो हर कंकड़ है वो इतना पवित्र माना गया है कि वो शंकर है। तो एक्चुअली क्या है कि इसके अपन वैज्ञानिक ढंग से देखें तो नर्मदा एक पहाड़ी नदी है। तो उसके जो सांस्कृतिक रूप से मैंने भगवान शंकर जो है वो आदि जैसे देवता माने जाते हैं। आदि पुरुष जी। जी जी। तो उनकी आराधना है। तो जो नर्मदा जी है वो पहाड़ी नदी है, मैं बता रहा था। हम्म, तो पहाड़ी नदी में क्या होता है कि कोई पत्थर टूट गिरा बेड पे और तेज धार से बहती है वो नदी। तो जो पेबल्स
अंदर वो लिंक। चिकने बिल्कुल शिवलिंग के आकार के बन जाते हैं नदी के तल पर बह बह कर। तो इसलिए वहाँ के जो शिवलिंग हैं वो बहुत नर्मदेश्वर नाम से बड़े माने जाते हैं। माने जाते हैं। माने तो जाते हैं। वो हर कंकड़ को शंकर कहा गया है। जी। ये अच्छा, मैंने सांस्कृतिक। वहाँ पे देखा है, मैं खुद मतलब मेरा ससुराल है जबलपुर, तो अरे वाह। गंगा जी जाना होता रहता है हमारा। हाँ तो हाँ बहुत बार हम लोग गए हैं, और मैंने नोटिस किया है कि वहाँ के नर्मदा जी जिन पत्थरों से गुजरी हैं, उन पत्थरों के ऊपर शिवलिंग के शेप के आकार बने हुए हैं। तो हाँ ये हाँ। प्राकृतिक रूप से हैं या मानव ने बनाए हैं? नहीं नहीं, क्या है कि वो जो है प्राकृतिक रूप से है, क्योंकि वहाँ की जो अरावली पर्वत की और मेकल पर्वत की और सतपुड़ा पर्वत की जो रॉक्स हैं, उनका मैंने बताया ना बहुत प्राचीन है। तो जो वहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं नर्मदा के ही क्षेत्र में हाँ। अनेक जगहों पर। तो डिंडोरी के पास आपने सुना होगा अगर आप वहाँ हैं, तो जीवाश्म पार्क है, फॉसिल्स पार्क। हम्म। उस पर मैंने एक फिल्म बनाई थी। बहुत सारे विषयों पर मैं करता रहा हूँ काम। तो हम्म। वो एक सुरभि प्रोग्राम आता था हाँ जी, इनका दूरदर्शन। आशुतोष राणा जी की जो पत्नी है जी जी वो थी। जी। हाँ हाँ, हाँ। वो उसकी एंकर थी। तो जी। उसमें मेरी वो फिल्म प्रसारित हुई थी। तो अच्छा। वो उसमें मैंने ये लिखा था कि, और कादम्बनी में भी मेरा एक लेख उस पर छपा था हम्म। कि यहाँ 6 करोड़ साल पहले हम्म। समुद्र लहराता था। हम्म। क्योंकि जो जीवाश्म मिलते हैं वो हम्म। समुद्र के किनारे के वृक्षों के हैं, हम्म। बहुत सारे समुद्र के प्राणियों के हैं। तो उस पर मैंने वो एक अन्वेषी शोध लेख लिखा था जो कादम्बनी में भी छपा था। तो मैं उन दिनों नए नए आपने शादी के लिए कैमरे आए थे, हम्म। लोग शादियों के रील मतलब वीडियोग्राफी कराने लगे थे। हम्म। तो मंडला में भी वीडियोग्राफी शुरू हुई, और दूरदर्शन भोपाल से मेरे कवि सम्मेलन वगैरह कुछ एक दो कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। तो वो नया मीडिया था उन दिनों, जी। और ये सुरभि भी बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम होता था। और मंडला में ऐसी चीज थी कि जो इतनी महत्व की थी। तो हम्म। फिर मैंने एक वीडियो कैमरा हायर करके, हम्म। और उस समय बीटा बीटा एक फॉर्मेट था, उस पे बनाना होता था उसके लिए अच्छे प्रसारण के लिए। तो हाँ। मैंने तो उस पे नहीं बनाया, मैंने तो सामान्य कैसेट पे बनाकर, कैसेट रजिस्ट्री से, अब तो मेल हो जाता है सब फटाफट। हम्म। तो मैंने भेजा था, और हम्म। फिर वो सुरभि में चयनित हुआ, फिर उसका प्रसारण सुरभि में हुआ। प्रश्न पूछा करते थे, और अगर उसका जवाब सही दिया जाए तो एयर टिकट दिया करते थे। हाँ, तो ये बहुत चलन था कि एयर टिकट पहले मतलब अफोर्ड, हाँ, एक और एक उसके लिए बड़ी वो बहुत चीज होती मुश्किल थी। बात थी। आपने एयर टिकट की बात की, और आप चूंकि मेरा साक्षात्कार ही कर रही हैं, तो मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मुझे एमएससीटी में जब मैं एमटेक कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो पहली स्टाइपेंड मिलती थी 700 रुपीज पर मंथ। तो हम्म। जब 3-4 महीनों की एक साथ पहली स्टाइपेंड मिली, हम्म। तो ये हुआ कि हवाई जहाज में बैठना है। हम्म। तो भोपाल से इंदौर इंडियन एयरलाइंस, अब तो सब वो एयर एक्सप्रेस और इंडियन एयर इंडिया बन गया, जी। उसमें मर्जर हो गया। तो इंडियन एयरलाइंस लाइंस का हवाई जहाज चलता था, 20 मिनट की कुल फ्लाइट थी। हाँ। तो हम लोगों ने 3-4 लड़कों ने अपने जो जितनी स्टाइपेंड मिली थी वो पैसे निकाले, हम्म। और हमने कहा यार चलो, तो इंदौर हम लोग हवाई जहाज से गए। और लौटने के लिए 20 रुपए शायद टिकट होती थी बस की, तो जी। वो 20 रुपए अलग रखे, और अच्छा। बाकी पैसे हम लोगों ने खरीदारी और ये सब बने, और हम्म। इंदौर घूमने में। तो भोपाल से इंदौर की हवाई यात्रा हमारी 12 सीटर बॉम्बार्ड छोटा एयरक्राफ्ट था, उसमें की थी हमने। ये बड़ी अनोखी कहानियां होती हैं कि हमारा जी। सेंटा क्रूज में था नहीं, मुंबई। और ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स आप करती हैं ना, इसमें ये देखिए, लेखकी तत्व तो साक्षात्कार इतने हुए हैं मेरे, और इतने सारे, और लिख के भी अपन करते हैं। तो किसी लेखक के जो ये अंतरंग प्रसंग होते हैं, हम्म। ये निकालना, ये प्रसंगवश ही निकलते हैं बातचीत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही मजेदार होते हैं, ये किस्से होते हैं जी छोटे, जो कि जी बहुत। जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा घर सांता क्रूज में था मुंबई में। हवाई जहाज ऊपर ओके। से उड़ा करती थी, तो उसकी आवाज आया करती, क्योंकि सहारा हाँ एयरपोर्ट पास में ही था। हाँ। तो जी जी। जैसे जब हम नए नए मुंबई पहुंचे, तो हम खिड़की के बाहर जाकर देखते थे कि उड़ रही है हवाई जहाज, उड़ रही है। बाद में पता बिल्कुल। था कि हम यहीं से गुजरेंगे और यहीं इसी एयरपोर्ट में उतरेंगे फिर। जी।
तो हम्म, ये बड़ा ही मतलब हमें पता नहीं होता कि चीजें हमें करनी है भविष्य में, यही जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, कि आपकी जी। पहली कविता पुस्तक आक्रोश को दिव्य हम्म काव्य अलंकरण मिला। हम्म नई हम्म कविता की उस दौर हम्म। ने आपके सृजन को किस तरह दिशा दी? मेरी पहली प्रकाशित पुस्तक हम्म। कविता की ही, और उसका नाम है आक्रोश। जी। गिरजा कुमार माथुर ने एक जगह लिखा था कि हम्म। मुझे युवाओं के आक्रोश के स्वर बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें एक नवीनता होती है, एक रचनात्मकता होती है, कुछ वो एक जो ढर्रे पे चली आ रही जिंदगी है उससे कुछ ऊपर अलग निकल कर के बात करते हैं। हम्म। तो इससे प्रेरित होकर के मैंने अपने कविता संग्रह का नाम भी आक्रोश रखा था, क्योंकि नई कविता, एक जनवादी आंदोलन चल रहा था, प्रगतिशील लेखन का आंदोलन चल रहा था उस समय, 1992 की बात है। तो मेरी कविताएं हमेशा जनोन्मुखी होती थी। उसका अंत कहीं एक ऐसी बात पर होना चाहिए। आप कहेंगी तो एक दो रचनाएं भी मैं उसमें से सुना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुना। मुझे लगता है 1992 ये वह समय था जब उस समय काफी बम ब्लास्ट हुए थे और हिंदू मुस्लिम का हाँ काफी हाँ ज्यादा हाँ। तो चल उस पर भी मेरी कविताएं हैं उसमें। जी। तो सुनना चाहिए। जैसे उसकी जो पहली कविता है वो मैं आपको बात करता हूँ। जी। शीर्षक है निर्वस्त्र। हम्म। दुनिया में जब वह आया था, वह भी निर्वस्त्र था, और निर्वस्त्र ही आए थे तुम। ये और बात है कि समय के साथ तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिए में लपेट दिया गया, और वह गांव की गलियों पर बरसों तक नंगा ही घूमता रहा, धूल भरी गलियों पर। और अब जब कभी तुम्हारा उसका सामना हुआ, छी गंदा लड़का कहकर तुम्हें उसका परिचय दिया गया। और अब जब उसने मेहनत से सी ली है एक टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने अपना पुराना फटा हुआ पतलून उसे देकर एक बार फिर कपड़ों में भी कर दिया है निर्वस्त्र। तो ये भाव थे कि जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, समाज में जो, ये जनवादी चेतना की कविता थी। नामवर सिंह उन दिनों बड़े पीक पे थे, और वो तो एक तार सती अर्धस्त्री का समारोह हुआ था भोपाल में। तो मैं मंडला में पदस्थ था। तो मंडला से भोपाल जा करके मैंने उस आक्रोश कविता संग्रह का विमोचन साहित्य अकेडमी के भवन में, अवभूति भवन था उसमें, हॉल में उसका विमोचन हुआ था। और वो मायाराम सुरजन जी उस समय मेरे ख्याल है भोपाल में ही थे, डेथ बेड पे ही थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई फिर। तो मायाराम सुरजन देशबंधु के बड़े जाने माने और प्रखर हम्म। बुद्धिजीवी थे। हम्म। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो आपकी जो पहली पुस्तक थी उसका सृजन किस तरह दिशा दी आपने उसे? जी जी। तो जी। वो कविता संग्रह था, बहुत सी कविताएं, मुखर मुक्त कविताएं मैं लिखता था, हम्म। उनका संग्रह आक्रोश हम्म। बना। और उसका विमोचन 1992 के सती अर्धशतक तार सप्तक एक बड़ा फेमस संग्रह हुआ था, जिसमें 7 महान कवियों की रचनाएं बनी थी। तो जब उसके 50 साल पूरे हुए, तो तार सप्तक अर्धशती समारोह हुआ भोपाल में, अच्छा। साहित्य अकेडमी की। अच्छा। तो वहां पर उस समारोह में हम्म। उसका विमोचन किया गया। फिर हम्म। उसकी बड़ी चर्चा रही। हम्म। और बाद में फिर उसके बाद से मैं कविता लिखता रहा हूँ, लेकिन अभी भी लिखता हूँ, लेकिन कविता संग्रह नहीं आए मेरे। हम्म। बल्कि क्योंकि मैंने देखा कि पाठकीय रुचि हम्म। कविता से ज्यादा व्यंग में है, और अच्छा। प्रतिसाद जो है वो हम्म। भी। तो हम्म। फिर मेरी व्यंग की बहुत सारी किताबें आई। हम्म। और फिर इसी प्रवाह में मैंने आगे बढ़ते हुए किंडल आया, तो किंडल प्लेटफॉर्म पे बहुत सी रचनाएं आई, किताबें आई। इस तरह का एक किताबों का सफर है। जी। आपकी व्यंग किताबें राम जी। भरोसे, राम भरोसे, कौवा कान ले गया, बकवास काम की, जय हो हम्म। भ्रष्टाचार की, में आपको किस प्रकार के सामाजिक या राजनीतिक अनुभव प्रेरित करते हैं? जी हाँ। अनुसुईया जी, जी। जब हम व्यंग की बात करते हैं, तो हम्म। जब आप सुबह अखबार उठाती हैं ना, हम्म। तो आपको ढेर सारे विषय ऐसे मिलते हैं, क्योंकि समाज विसंगतियों से भरा पड़ा है, और व्यंग मेरी नजर में विसंगतियों पर प्रहार का सर्वोत्तम माध्यम है। जी।
तो उनमें तमाम राजनीतिक विषय हर हेडलाइंस में होते हैं। और बीच का एक समय था जब भ्रष्टाचार की खबरें बहुत ज्यादा भारतीय राजनीति में आ रही, जी लगातार ये घोटाला वो घोटाला वो घोटाला, जो अब वोट घोटाले में बदल रहा है कहा जाता है, वो जी। उस समय आर्थिक घोटाले में देश का एक चरित्र बनता जा रहा था। बिल्कुल सही। तो तब उस पीरियड में मैंने जय हो भ्रष्टाचार की लिखा था, हम्म, क्योंकि जब नेतृत्व की तरफ से भ्रष्ट व्यवस्था बन जाती है तो हर कोई सोचता है कि पता नहीं कल क्या हो, वो भी अपनी जेब में भरना चाहता है। जी और उस विसंगति को सब समझते हैं, मगर बेशर्मी की चादर ओढ़ करके और बैठे होते हैं। तो ऐसे समय में जब मन कचोटता है कि हम आदर्श व्यवस्था से कहीं हिल रहे हैं, मूल भाव से, हमारे जो हमारी मानवता का मूल भाव है, जिस मूल भाव के लिए गांधी जी ने भगत सिंह जैसे, उधम सिंह जैसे जो मेरे मतलब आदर्श चरित्र रहे हैं, जिनका मैंने अध्ययन किया है, तो मुझे बड़ा खेद होता है कि ये समाज ये देश कहाँ जा रहा है। किस तो ओर। फिर स्वयं को कुछ राहत देने के लिए उन लोगों पे कटाक्ष कर लेता हूँ। तो वो इस तरह के बहुत सारे लेख मेरे इन किताबों में एक के बाद एक, जब कुछ तो ये स्तंभों के लिए लिखे, नई दुनिया एक अजबीज स्तंभ चलाता है, हम्म। तो उस समय वो बड़ा प्रामाणिक और बड़ा अच्छे वो होता था, उसमें छपना बड़े हर व्यंगकार के लिए गौरव की गौरव बात का। होती थी। हाँ, गौरवशाली बात होती जी। थी। तो जी उसमें बहुत सारे लेख छपे। तो उस तरह के कुछ लेख जब बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो मुझे लगा कि इनको पुस्तक के रूप में आ जाना चाहिए। तो उसमें बहुत से कुछ थोड़े बहुत, जो क्या होता है कि जो अखबार का व्यंग होता है वो अखबार के साथ बासी हो जाता है। जी कुछ उस तरह के प्रयोग भी होते हैं उसमें कि उसकी फिर वो लॉन्ग लाइफ नहीं होती। जी तो जी जब हम किसी व्यंग को पुस्तक में संग्रहित करते हैं, तो उसका कम से कम कुछ थोड़ा सा दीर्घजीवी हो, कुछ शाश्वत भाव हो उसमें, कुछ उसका अंत इस तरह का हो कि जिससे समाज कुछ ग्रहण कर सके। जी। तो बिल्कुल। ये मेरी भावना होती है। तो ऐसे उनको परिमार्जित करके बहुत सारे व्यंग लेख मैंने इन किताबों में संग्रहित किए। सर, ये जो कौवा कान ले गया है, इस जी। इसकी कुछ लाइनें आप हमें सुना सकते हैं? चूंकि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ तो किताब तो अभी यहाँ नहीं है, जी। लेकिन कुछ व्यंग मेरे पास हैं बहुत सारे, मैंने जो कुछ छांटे, तो अगर आप कहें तो उनमें से किसी का मैं कुछ थोड़ा पाठ कर सकता हूँ। स्वागत है सर। तो मैं सोचता हूँ, अभी जैसे एक व्यंग मैंने लिखा था, सत्य का डॉक्टर्ड वीडियो, जो इस समय एक व्यवस्था चल रही है समाज में कि एआई के जरिए डीप फेक वीडियो बहुत बन रहे हैं। हाँ। और तो उस पर ये लिखा है मैंने कि मैं थोड़ा सा पाठ करता हूँ उसका अंश पाठ। स्वागत है। गांधी जी का सत्य अगर आज होता तो उसकी स्थिति भी कुछ ऐसी होती, क्लाउड पर अपलोड लेकिन ऑथेंटिकेशन पेंडिंग। गांधी जी के तीन बंदर तो एआई के जमाने में पूरी तरह अपग्रेड हो चुके होते। बोलने वाले का मुंह नहीं, उसका मोबाइल बोलता। सुनने वाले के कानों में एयरपॉड्स लगे होते और वह दावा करता मैं तो फेक नहीं सुनता। देखने वाले बंदर अब कैमरे के सामने हाथ हिलाकर कह रहा होता, भाई मुझे मत शूट करो, अब वीडियो सबूत पर कोई भरोसा नहीं रहा। कभी सच को आंखों देखा माना जाता था, आंखों आंखों देखे को सच माना जाता था। आज आंखें तो बस मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी होती हैं, और स्क्रीन पर जो दिखता है वह जेमिनी और उसके भाई बंधुओं का बुना हुआ माया जाल होता है। अब आप शेर की सवारी करते दिख सकते हैं और अगले ही पल गोवा के बीच में, बिना टिकट बिना पासपोर्ट। वीडियो सत्य भी अब डॉक्टर है तब तक जब तक फॉरेंसिक लैब की मुहर ना लग जाए। पहले रिश्वतखोर पकड़ा जाता था तो उसका वकील कहता था वीडियो क्लियर नहीं है। अब वही अफसर खुद मुस्कुराकर कहता है, साहब ये जेमिनी का बनाया हुआ वीडियो है। विभाग जांच बैठाता है कि रिश्वत असली है या आर्टिफिशियल। अपराधी कहता है ये नोट तो मेरी जेब में एआई ने डाले थे, मैं तो फाइल में गांधी जी के आदर्श ढूंढ रहा था।
तो क्या? इस तरह की कुछ भाषा होती है मेरी, और जिसमें हर लाइन मुझे लगता है कि कुछ एक संदेश लेकर के जाए, ये मेरा उद्देश्य होता है। और बहुत अच्छी बात आपने ये समझाई कि फर्क करना मुश्किल है, जी। कि असली जी। क्या है नकली क्या है। और मतलब जो कर पाए तो ठीक है, जो ना कर पाए तो वो उलझे ही रहें। और सत्य बिल्कुल समझा किसे जाए, जो एक एक मिनट में निकल जा रहा है वीडियो के माध्यम से, जी एआई हाँ। द्वारा, वो सत्य जी। नहीं है। वो और दिमाग को खोखला कर रहा है कहीं ना कहीं अंदर से। जी हाँ। जी। तो बहुत ही अच्छी और व्यंग्यात्मक और अर्थपूर्ण आपकी ये कविता रही सर। सर, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य लेखन में भाषा का स्वर और लहजा बेहद महत्वपूर्ण होता है। आप व्यंग्य को कैसे परिभाषित करते हैं? मनोरंजन, सामाजिक, टिप्पणी, या दोनों? नहीं, मनोरंजन मात्र तो मैं मानता नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ अनुसुईया जी, कि साहित्य हमेशा, साहित्य में जो हित जुड़ा हुआ है ना, समाज का हित, वो जब तक नहीं है तो वो साहित्य नहीं है। फिर सही। तो वो एक कॉमेडी शो हो जाता है ना। कॉमेडी शो में भी हास्य होता है, वहां भी व्यंग होता है, वहां भी कटाक्ष होते हैं, मगर उससे आदमी एक क्षणिक मनोरंजन के सिवाय कुछ लेकर नहीं जाता। लेकर नहीं जाते। है ना, कितने सारे कॉमेडी शो आजकल यूट्यूब पे हैं, और कुछ तो चैनल्स ही लगातार कॉमेडी के शो दिखा रहे हैं। लेकिन उसमें मजा तो बहुत आता है, मनोरंजन जो आपने कहा ना। लेकिन जब हम व्यंग की बात करते हैं, तो व्यंग का मूल आशय जो मैं समझता हूँ कि कांटे से कांटा निकालना, ये व्यंग का मूल आशय है। जी। कि हम जहां पर, जिसे किसी प्रधानमंत्री को, किसी नेता को, किसी अपने अफसर को सीधे तो नहीं कह सकते, मर्यादा होती है कोई, कम से कम हम तो अपनी मर्यादा रखें। जो गलत करने वाला है वो नहीं कर रख पा रहा तो, लेकिन उसको इशारे इशारे में आप आप कह देना। समझाने का प्रयास ही व्यंग है। जी तो जी। व्यंग का, जो व्यंग होते हैं, जो मैं जिस ढंग से लिखता हूँ, हम्म। कि शुरुआत तो मैं पूरा समस्या की गहराई में जाकर के, समस्या का वर्णन होता है, समस्या पर कटाक्ष होता है। लेकिन अंत का जो मेरा पैराग्राफ है, वो यदि पूरा छांट लिए जाए हर पूरी किताब से, तो उसमें एक समस्या संदेश का होता है, समाधान भी लिखा। एक समाधान होता है, एक संदेश होता है कि क्या आदर्श स्थिति होना चाहिए। ये जो उद्देश्य पूरा होता है ना। तो जैसा आपने कहा कि मनोरंजन है व्यंग, या सामाजिक संदेश है, जी, तो सामाजिक संदेश है ये, आपकी तो। जी हाँ, जी जी, मेरी नजर मनोरंजन में। तो चलिए कि ना समझ में आए तो मनोरंजन ही है, थोड़ी देर के लिए आपने जी हाँ, हंस लिया बिल्कुल। और समझ। नहीं, उसमें लेकिन अगर गहराई से मुस्कुराहट, देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा बहुत, होता है। बिल्कुल, और कुछ बिल्कुल, बदलाव की भावना छिपी होती है कि जो समाज के लिए बहुत जी आवश्यक है। जी जी सर, व्यंग आपने वैज्ञानिक विषयों, बिजली और जी। तकनीकी पर भी महत्वपूर्ण लेखन किया है। तकनीकी हम्म। विज्ञान और साहित्य, इन दोनों धाराओं को जोड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा? अनुसुईया जी, हम्म। मैं शिक्षा से तो मूलतः पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, और मुख्य अभियंता तक के बड़े पदों पर रहा हूँ। जी। तो मुझे निश्चित रूप से हिंदी का ज्ञान, अभिव्यक्ति का ज्ञान, और वो था। तो मैंने ये चीज ये देखी कि जिनके लिए हम लोग सेमिनार्स करते हैं, विकास के लिए सेमिनार्स करते हैं, वो सब कंटेंट अंग्रेजी में होता है, वो हिंदी में होता ही नहीं है। जी। जो अभी तक इवन ट्रेंड है, मेरे नौकरी शुरू करने से, नौकरी रिटायर हो गया मैं, हम्म। तो इतने लंबे 40 साल के समय में भी मैंने जो बहुत परिवर्तन देखा नहीं। कुछ एक पत्रिकाएं, विज्ञान प्रगति, आविष्कार, या हिंदी जर्नल्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के कुछ इसे जरूर छपे, लेकिन उनका सर्कुलेशन बड़ा लिमिटेड रहा। हम्म। तो फिर जब 2005 में हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई, तो मैंने हिंदी ब्लॉगिंग 2005 से अपना ली थी। हम्म। तो मेरा, जो फिर मैंने एक ब्लॉग बनाया था, nomorpowertheft.blogspot.com, क्योंकि उन दिनों बिजली चोरी एक बहुत आम समस्या थी। जी जी। कटिया लगा करके हाँ तार हाँ पर, हाँ। और जी बिजली चोरी की जाती थी भारत जी। में। मैंने एमपी में, तो यूपी में बहुत देखा है वो। बहुत देखा है, जी। तो और उसकी एक पूरी, इतनी इतनी ज्यादा कि एक उनका एक वो होता है इलेक्ट्रिक गैस जैसा, जिसे सिलेंडर हम्म, क्या कुछ सिगड़ी कहते हैं।
वो जी जी। उसके ऊपर पूरा खाना बना लेते हैं, कुकर भी रख लेते हैं, तवा भी रख लेते हैं, और सारा खाना उसी से बना लेते हैं क्योंकि चोरी की बिजली है। चोरी की बिजली है, जी। हीटर कहते हैं उसको। हाँ तो हाँ। वो इस तरह का कॉइल वाले हीटर, वो उससे दुर्घटनाएं बहुत हुई, अग्नि दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि जब चोरी की चीज होती है तो सुरक्षा नहीं होती। जी जी जी। और व्यवस्थाएं जो ये तकनीकी हैं वो सब नहीं की जाती, वो कटिया डाल करके। हाँ। और इस पर एक कटियाबाज फिल्म भी बनी थी। अच्छा। तो हाँ, तो ये मैंने उस समय बहुत काम किया इस पे। हाँ। और इसके लिए मुझे हमारे संस्थान ने, विद्युत मंडल ने पुरस्कृत भी किया था। और मैं उस समय वहां पर जनसंपर्क विभाग भी देखा करता था। तो वो मैंने उसमें देखा कि वहां पर इस तरह के जो वातावरण था, तो उसको हिंदी में अवेयर करना लोगों को कि हम्म बिजली का क्या महत्व है, बिजली कैसे बनती है। तब मैंने ये जो आपने किताब की चर्चा करी कि बिजली का बदलता परिदृश्य, वो लिखी थी। क्योंकि फिर उसके बाद में हम लोग बिजली उत्पादन पे बहुत गवर्नमेंट ने फोकस किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली स्टेट है, मतलब हमारे पास जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा उत्पादन की क्षमता हो गई है। ओके। लेकिन बीच में आपको याद होगा पावर कट होते थे और जी बिजली की जी। कमी थी। कमी थी। सर क्या? मैं जानना जी चाहूंगी थोड़ा सा कि किस तरह से इस पर कंट्रोल किया गया कि जो लोग कटिया लगाकर चोरी करते थे, इसे किस तरह हम्म। से उन मतलब समस्या का समाधान किया गया। देखिए, कोई भी समस्या जब होती है तो उसके दो तीन तरीके मैंने साथ साथ चलने पड़ते हैं। पहला तो जो नियम है, कानून है, वो सख्त किया गया। और बिजली चोरी पकड़ने के लिए विजिलेंस टीमों का गठन हम लोगों ने करवाया था। हम्म तो अभी भी चल रही है वो। तो हम्म उनका काम ही यह है कि कहीं वो इस तरह के कोई हरकत बिजली चोरी की देखें तो उस पर करके। और कानून इतना सख्त हो गया कि अगर बिजली चोरी करते कोई पकड़ा जाता था तो उसको सजा। सजाएं बड़ी, हाँ, बड़ी होने लगी। तो एक तो भय व्याप्त हुआ। दूसरा, जो मेरे तरह के लोग थे, उन्होंने नुक्कड़ नाटक और इस तरह के जो ब्लॉगिंग है, लेखन है, पैम्फलेट बांटना है, बिलों में सूचना देना है, तो लोगों को अवेयर किया गया कि ये इसमें आपका ही नुकसान है भाई। 40% बिजली जो चलती थी पावर हाउस से, वो चोरी हो जाती थी। मतलब लॉसेस जो थे वो 40 से 45% हो गए थे बीच में। फिर हम्म उनको धीरे धीरे जब बिजली चोरी पर नियंत्रण हुआ, तकनीकी प्रगतियां हुई कि जो बिजली का तो तार होता था, वो अगर वो नंगा तार है, मतलब उस पर कोई कवर नहीं है, तो हम्म उसको कटिया लगाना बड़ा आसान होता है। हम्म। वो उनको सबको रबर के कवर के साथ में वो तार डाले गए। तो इस तरह से बहुत सारा मीटरिंग की गई बदलाव प्रॉपर। किए गए हैं जी। हाँ जी हाँ। और बिजली की दरों में सब्सिडी भी डाली गई कि जो गरीब लोग हैं जो चोरी करने पर मजबूर हो रहे हैं, हम्म तो उनको जब सस्ती दरों पर हम बिजली देंगे तो वो क्यों। इसलिए सरकार, बिजली एक राजनीति का बड़ा हिस्सा रही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और इस तरह के। चंद्रबाबू नायडू तो उससे चुनाव ही जीते वहां पर, हम्म क्योंकि उन्होंने इस तरह के पावर टैरिफ हम लोगों ने लगाई कि हम्म वो बिजली उन लोगों को सब्सिडी में, कृषि में, और जहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे कर्मचारी उतने पहुंच नहीं सकते, तो उनको जब सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी और 24 घंटे समुचित अच्छी क्वालिटी की बिजली मिलेगी, तो निश्चित रूप से बिजली चोरी पर नियंत्रण होता है। और जी। जो बड़ी फैक्ट्रीज नहीं, ये तो छोटे आदमी जो थोड़ी सी चोरी करता है। हम्म। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लगातार और बड़े स्तर पर चोरियां होती थी। तो अच्छा। उसको सब नियंत्रित करने के लिए तकनीकी व्यवस्थाएं बहुत सख्त की गई। जी। और उसका परिणाम है कि अब बिजली चोरी पर काफी कुछ नियंत्रण हुआ है। बिजली अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। हम्म। और पूरे सरप्लस सरप्लस बिजली हम पैदा करते जी। हैं। तो ये इस तरह की उस पर और किताबें लिखी। बहुत बड़ी फिर मैं बदलाव है ये। जी हाँ। जी, जी क्योंकि हाँ, और वहाँ के लोगों तकनीकी। की जो मानसिकता भी ऐसी है कि चोरी का मिल रहा है तो कर लो। मीन्स वो खुद हाँ, से नहीं समझते कि नहीं नहीं, ये गलत वो बात है, हमें नहीं असल करनी। असल में क्या है अनुसुईया जी, कि ये किसी एक की मानसिकता नहीं है। अभी समाज के किसी भी हिस्से में जो भी चीज ऐसी मुफ्त बांटी जाएगी या मुफ्त सुलभ हो जाएगी, तो आदमी उसका महत्व समझता नहीं है। तो हम्म ये एक मानवीय प्रवृत्ति है। तो उस प्रवृत्ति को उद्देश्य उनको टारगेट करके लिखना बहुत जरूरी था। तो जी। ये तो वो किताब हो गई। और भी बहुत सारे विषय हैं जो हिंदी में
लोगों को समझ नहीं आते, क्योंकि वो तकनीकी विषय हैं, तो उन पे अंग्रेजी में लेखन होता है। तो मैंने जब उनको समझा, तो फिर मैंने एक रेगुलरली हिंदी में तकनीकी विषयों पर लिखने लगा और भेजता था, तो वो छप भी जाता था। ये ईश्वर की कृपा रही कि, क्योंकि वो डिमांड है ना समाज की, तो समाज, वो और संपादक भी देखो उसको समाज समझते वही हैं। हिंदी ही समझ रहा है, क्योंकि वो जो जी। वर्ग है जो इस तरह के कार्य कर रहा है चोरी वाला, वो अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी को ज्यादा समझ रहा है, तो उसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। जी हाँ। जी सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने इस प्रश्न का। सर सर, मिली भगत और लॉकडाउन जैसे संयुक्त वैश्विक व्यंग संग्रहों के संपादन के दौरान कैसा अनुभव रहा? संपादक के रूप में सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या था? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। जी। मिली भगत, ये मैंने नाम से ही जैसा, एक माने उसमें व्यंग भी है, और ये भी है कि वो सामूहिकता का प्रतीक है। तो ये मिलजुल कर टाइटल चोरी दिया था की मैंने। या जी हाँ। कुछ तो ऐसा ये, कांड किया गया होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये मेरे जब वैश्विक संपर्क हमेशा से रहे हैं, हम्म। तो जो व्यंग्यकार व्यंग लिख रहे थे, और मैं चूंकि हिंदी ब्लॉगिंग में पहले आ गया, 2005 से ही आ गया। अब बहुत सारे लोग, मैंने फेसबुक और मैंने इसने इंटरनेट ने बहुत सारा लंबा सफर तय किया है। मुझे याद है कि 2005 में जब मैंने हिंदी ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो ऑर्कुट एक प्लेटफॉर्म था। फेसबुक के पहले ऑर्कुट था। पहले तो मैं उस ऑर्कुट में भी मेरा अकाउंट था। हम्म। ऑर्कुट से होते हुए वो सफर हिंदी ब्लॉगिंग पे आया, फिर फेसबुक पे आया, इंस्टाग्राम पे अब बदल गया। अभी तो इस ट्रेड तरह आने का वाला है। चलता है। हाँ, हाँ, तो ट्रेड। इस पूरे सफर का मैं साक्षी रहा। तो मेरे बड़े वैश्विक कांटेक्ट बन गए इन लोगों से, जो भी उस समय इसमें सक्रिय थे, जी। क्योंकि यूनिकोड तो अभी पॉपुलर हुआ। हम्म। हिंदी में लिखना बोर्ड पे और मेल भेजना बहुत आसान नहीं होता था। तो वो सब फिर हम लोगों ने, मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया था उन दिनों। हम्म। तो उसके आधार पर मैं हिंदी में लिख पाता था, हम्म। जो हिंदी में ही डिस्प्ले हो। अब हम्म। तो हर मोबाइल में उपलब्ध है, गूगल उसके जरिए। जी। तो ये एक तकनीकी सफर भी था, और उससे हमारे जो समान विचार के लोग थे, जो इस तरह से दुनिया भर से काम कर रहे थे, वो सब मुझसे जुड़ गए, जी। या उनसे मैं जुड़ गया। तो हम्म। फिर जब मेरा मन हुआ कि भाई एक वैश्विक व्यंग संकलन निकाला जाए, ऑस्ट्रेलिया से भी कोई काम कर रहा है, समीर लाल कनाडा से कर रहे हैं, अमेरिका से कोई कर रहा है, कुछ लोग प्रवास पर जाते हैं विदेश, तो वो वहां पर रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चे सॉफ्टवेयर वाले बहुत सारे गए, तो वो अपने उनके माता पिता वहां विदेश शिफ्ट हो गए उनके साथ, या कुछ समय के लिए, जैसे अभी मैं 6 महीने के लिए आया हुआ हूँ न्यूयॉर्क। तो इस तरह का। तो फिर हम लोगों ने, मैंने जब इस पे मेल से उन लोगों को जोड़ करके और एक सामूहिक व्यंग संग्रह निकालने की बात की, तो अनूप शुक्ल ने उस समय, मेरे ख्याल उसके बाद ही काम हुआ था, कि एक विषय देते थे हम लोग हर हफ्ते, और उस पर सब लोग व्यंग लिखते थे। तो उसको क्योंकि ये एक जुगलबंदी, व्यंग की जुगलबंदी, तो ये एक ईश्वर शर्मा जी थे और लतीफ घोंगी जी थे। इन हम्म। लोगों ने ये स्तंभ रायपुर महासमुंद से चलाया था। तो बड़े दिनों तक दोनों व्यंग्यकार एक ही विषय पर लिखा करते थे, और वो साथ साथ छपा करता था, व्यंग की जुगलबंदी। तो फिर उसको हमने ज्यादा बड़ा रूप दिया। अनूप शुक्ल जी ने उस पे, मैंने हर हफ्ते एक विषय दिया जाता था, हम्म। और जो भी व्यंग्यकार लिखते थे वो फेसबुक पे एक हफ्ते बाद उसको पोस्ट करते थे, नियत दिन। फिर अनूप शुक्ल जी उसको संपादित करके एक साथ लगा देते थे। तो ये एक फेसबुक के बड़े मजे हैं। अब जैसे आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ इस समय, इतने दूर आप बैठी हुई हैं सिंगापुर में, लेकिन आप मुझसे बात करके ऐसा लग रहा है हम लोग रूबरू बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और बड़ी तो ये अंतरंग तकनीक बातें हो रही हैं। का कमाल है, और यही जी। है समय का बदलाव। और इसे जी हाँ। अगर हम सकारात्मक वे में लें तो ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छा है, बहुत जी। अच्छा है। और अगर नकारात्मक वे में देखें मैं बता तो रहा था लोग कि इसका वो मिसयूज भी करते हैं। मिली भगत कैसे आया। तो हम्म। इस तरह से वो मिली भगत का विचार मेरा बना, और फिर मैंने सबसे आग्रह किया। तो हम्म। एक सामूहिक एक प्रकाशक भी तैयार हो गया उसको छापने के लिए, हम्म। और वो दिल्ली से, गाजियाबाद से वो प्रकाशित हुई किताब। तो बड़ा उसको हाथों हाथ लिया गया। फिर उसके बाद उसको मतलब उससे प्रेरित होकर के कहूँ तो बुरा नहीं होगा, ललित ललित जी ने दिल्ली से, वो तो एनबीटी में हैं और बड़े उनके संपर्क बहुत अच्छे व्यक्ति हैं,
हम्म। बहुत मिलनसार, और हर एक से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो हम्म। फिर उन्होंने और राजेश जी ने मिल हम्म। करके 131 व्यंग्यकार और 251 व्यंग्यकार, कोरोना का पीरियड आया तो हम्म। सब लोग घरों में कैद हो गए, तो उस पीरियड में ये उन्होंने संकलन इकट्ठे जी, किए और राजेश छपे जी हुए हैं। संकलन काफी पढ़े गए हैं, हमने पढ़े हैं। ब- जब वो यहाँ बहुत आए थे तो उन्होंने दिखाया कि वो भी अच्छा व्यंग करते हैं। बहुत अच्छा व्यंग्यकार करते हैं, व्यंग हैं। और उनके भाई साहब हैं सुरेश चंद्र जी, वो हम्म। भी बहुत ही माने हुए और प्रतिष्ठित व्यंग आलोचक, व्यंग्यकार हैं। जी। और मैं बात कर रहा था वो जो आपने लॉकडाउन दूसरा शीर्षक हम्म। दिया ना, तो हम्म। वो फिर मैंने एक और संग्रह, वो प्रकाशक ने आग्रह किया कि अरे सर ये तो बड़ा अच्छा हुआ और इसका प्रतिसाद बहुत अच्छा मिला, हम्म। हाथों हाथ बिका, तो आपने अभी लॉकडाउन में कुछ निकालिए। तो फिर उसका शीर्षक ही मैंने लॉकडाउन रखा, और उसमें भी सामूहिक। तो इसमें मतलब वो मेरे द्वारा संपादित सामूहिक व्यंग्य संग्रह है। उसके बाद में फिर मैंने चटपटे शरारे, एक राही रैंकिंग होती है हर साल, तो मैं भी आपको बताऊं और अपने दर्शकों को आपके माध्यम से कि जी। राही रैंकिंग में लगातार पिछले 3 वर्षों से देश के पहले 100 लेखकों में मेरा नाम बराबर आ रहा है। क्या तो बात। वो उनके एक कैटेगरी है। जी हाँ। तो उसमें से जो भी व्यंग्य के लेखक होते थे, उनको छांट करके उनसे व्यंग्य बुलवा करके चटपटे शरारे इस शीर्षक से इंडिया नेट बुक्स वो किताबें छापता था। तो वो मैंने उसके भी 2 अंक संपादित किए। तो इस तरह से कुछ कुछ संपादन का कार्य आपका रहा। अनुभव तो बहुत ही संपादन की, अच्छा रहा जी। आपने संपादन की चुनौतियों की जहां तक आपने बात करी, हम्म। तो संपादन की चुनौतियां जैसा होती है कॉमन, कि लोग जिससे आग्रह किया जाए वो समय पर रचना नहीं भेजते, रचना भेजते हैं, फिर उसके बाद में उसको सबको पढ़ना और उसमें से कुछ शाश्वत चीजें जाएं, ये मेरा प्रयास होता है। तो यदि कुछ अगर परिवर्तन करते हैं तो लोगों को बुरा भी कई बार लगता है। तो एनीवे, लेकिन ये चुनौती के साथ में जो होता है, जब चीजें आती हैं, परिणाम आता है और किताब छप के आती है, तो खुशी भी होती है। जी जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर। सर, समस्या का समाधान का अंग्रेजी अनुवाद भी किंडल पर उपलब्ध है। हिंदी हाँ। व्यंग्य को वैश्विक पाठक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में आपने क्या बदलाव महसूस किए? अ, अनुसुईया जी देखिए, व्यंग मैंने ये पाया कि एक लोकप्रिय विधा बनती जा रही है। हम्म। मैंने हर अखबार का संपादकीय पन्ने के नीचे एक बॉक्स, किसी न किसी तिरछी नजर, वक्रोक्ति वगैरह वगैरह, उन्होंने किसी ने अदबी शीर्षक दे करके हम्म। एक स्तंभ ही बना लिया। हम्म। क्योंकि इसका मतलब है कि वो लोकप्रिय है ना, लोकप्रिय तब तो वो, पढ़ा हाँ जाता तब तो पढ़ा जा रहा है, पाठकों की डिमांड है। तो ये हुआ कि अम, इसके जब मेरा ये किताब आई, समस्या का समाधान, समस्या का पंजीयन है। और उसका थोड़ा सा मैं ये समाधान। जानना चाहूंगी कि समस्या का समाधान तो इसमें बहुत सारी संयुक्त समस्याएं थी या सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं नहीं, समस्या ये तो का वर्णन किया गया? देखिए, जो किताबों के टाइटल होते हैं वो हम्म। किसी एक लीडिंग विंग पर हो जाते हैं। हम्म। मैंने समस्या का पंजीकरण और समाधान, हम्म। ये एक भारत में क्या हो गया है कि हम्म। तुरंत वो बहुत सारी ऐसी विंडोज बनी हैं कलेक्ट्रेट में और इसमें उसमें, कि जिसमें पंजीयन किया जाता है पहले समस्या का, फिर वो उसका समाधान होता है। वो समस्या का समाधान हो या ना हो, कितने ही आप आज सीएम हेल्पलाइन, पीएम हेल्पलाइन, मैंने खुद, मैं आपको बताऊं अपना व्यक्तिगत अनुभव, पीएम हेल्पलाइन पे मैंने एक, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ का बिल्डर बड़ा प्रभावशाली है। तो उसने जो कुकिंग गैस का कनेक्शन घर पे आना के लिए सरकार की तरफ से नीति है, हम्म। हमारी कॉलोनी के चारों ओर की कॉलोनियों में वो कनेक्शन आ चुका है, लेकिन वो बिल्डर उसको हमारी कॉलोनी में अंदर नहीं आने देना चाहता, क्योंकि वो उससे अनैतिक रूप से पैसे की डिमांड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम आपको एक साथ इतने सारे ग्राहक दे रहे हैं। तो ये देखिए, आप अंदर की बात, मैंने इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से कहूँ नहीं कहूँ, ये नहीं लेकिन जो नहीं, सच है वो ये सच ऐसी है। बातें हैं कि तो हर कोई इन चीजों से तो गुजरा होता मैंने इसकी है। शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को की, हम्म। पीएमओ हेल्पलाइन में। तो हम्म। मुझे उसका जवाब आया वहां से, बड़ी सर्च रिसर्च के बाद में, कि जैसे ही आपकी कॉलोनी में कनेक्शन आएगा, हम आपको तुरंत देने की प्रयास करेंगे।
मैंने समस्या का पंजीयन भी हुआ और हाँ, उसका समाधान भी हो समाधान गया, भी हो लेकिन गया, लेकिन मुझे लेकिन गैस का उसका कनेक्शन सॉल्यूशन नहीं रियल मिला। में मिला ही नहीं तो ये वास्तविक में। हाँ। सारी समस्याओं का जो सरकारी तंत्र जो काम कर रहा है, वो इसी तरह का, मतलब ये छद्म भाव है ना। तो ये हम्म, कितना बड़ा व्यंग है व्यवस्था पर, कि लाखों करोड़ों रुपए पीएम हेल्पलाइन पे, विज्ञापन पे और इस पे उस पे खर्च कर रहा है, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है कि भाई मुझे कनेक्शन मिलना चाहिए था। अगर पीएमओ माने, इससे बड़ा शिकायत किसको करूं मैं? कहाँ जाएंगे? तो वो शिकायत के कोई अर्थ ही नहीं है। तो अर्थ ही समस्या का नहीं। पंजीयन भी हुआ और समाधान भी हुआ। डाटा समाधान में भी ये भी हुआ। हो गया कि हाँ कि उन्होंने भाई हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ दिया। समाधान दे दिया कि जैसे ही आपकी कॉलोनी में आएगी गैस, तो हम्म। आपको प्रायोरिटी पे मिलेगी। हम्म। अरे भाई, आप माने उस बिल्डर से तो निपट नहीं पा वो रहे हो। प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम पूछ क्या रहे हैं नहीं आप। नहीं, प्रश्न सब समझ रहे हैं, लेकिन मिली भगत है ना सब, हाँ। मतलब जो अधिकारी हैं, हम्म, वो किसी में ये हिम्मत नहीं है उसको राजनीतिक प्रेशर है। तब तो ये नहीं हो पा रहा ना, नहीं तो ये तो सब इतना सबको समझ आता है कि जो रहवासी हैं उनको गैस तो मिलनी चाहिए ना, जैसे बिजली का कनेक्शन मिलता है, ऐसे गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये विसंगति है समाज की। संगति है। और इन पर व्यंगकार नहीं कलम उठाएगा तो कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? तो सही बात। मैंने जब ये व्यंग की किताब मेरी आई, तो हम्म। सबको बड़ा मजा आया। एक हमारे मेरे पिताजी जी के शिष्य हम्म। हैं, आई ए खान साहब, हम्म। वो मंडला में। तो हम्म। वो, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी में बड़ी अच्छी महारत है। उन्होंने पापा की गजलों का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। हम्म। तो फिर उन्होंने उनको जब वो किताब मैंने भेंट करी, तो उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके और फिर मुझे भेज दिया। तो फिर उसे मैंने कहा इनका सम्मान अब क्या किया जाए, तो मैंने उसको किंडल पे अपलोड कर दिया। तो जब किंडल पे अपलोड हुआ, तो उससे पूरा वैश्विक परिदृश्य पे वो चली गई किताब, क्योंकि अंग्रेजी के पाठक भी उसे पढ़ने लगे। तो हम्म। उनको भी कुछ कुछ मजा आया, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे, क्योंकि अंग्रेज यानी जो यूरोपीय साहित्य है, उसमें सटायर, वेट, ह्यूमर बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोग लिखते हैं। हम्म। तो इवन कई तो कंट्रीज में जहाँ पे कम्युनिज्म है, मुझे मालूम है कि सत्य को जानने के लिए लोग वहां पे सटायर्स ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से तो सब कुछ सेंसर्ड है। तो कुछ सत्य क्या है घटना का, वो कैसे समझ आए, तो वो जो लेखक है वो या पत्रकार है, वो कम से कम सटायर के माध्यम से तो कुछ सच लिखेगा। जी। जैसे अब यही घटना है कि जो मैंने आपको बताई, इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब आयुष्मान कार्ड की बात करें हम, हम्म। इतना प्रचार है कि 5 लाख तक, और उसके पीछे वोट भी मिल जाते हैं लोगों को, और सब चीजें हैं, योजना बहुत अच्छी है। हम्म। मगर उसकी सच्चाई आप देखोगे कभी कभी, जो मैंने देखी, कि वो आदमी पड़ा हुआ है अस्पताल में। अब वो उसको डॉक्टर ने कह दिया कि साहब आपकी तो फिंगर मैच नहीं हो रही, तो हम क्या कर सकते हैं? अब वो गरीब जो है, मैंने देखा कि वो क्या करे, मतलब वो तो बीमार पड़ा हुआ है, उसके हम्म। परिजन भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। हम्म। अब वो फिंगर नहीं मैच हो रही, तो आयुष्मान का कार्ड की उसको लाभ नहीं मिल रहा। ये स्थिति है। इसकी भी मैंने पीएमओ में शिकायत करी। तो क्या उसका मतलब उनका उनका जवाब? जवाब आया कि नहीं नहीं, उनका जवाब आया कि ये ऐसा नहीं है, उसकी व्यवस्था है हमारे पास में। यदि वो अस्पताल ये रिपोर्ट करता कि इनकी फिंगर मैच नहीं हो रही है, तो हम आपको व्यक्तिगत उसका वो करके और वो करवा देते। तो अब ये सब जानकारी तो उसमें आयुष्मान योजना में नहीं लिखी ना नीचे, कि अगर आपका फिंगर मैच नहीं करे तो आप माने फलाने हाँ अधिकारी से मिल बिल्कुल। करके बात करें। तो जो ये सत्य को ऊपर एक आवरण डाल करके, और बातें सहज ज्यादा नहीं काम कम। बनाया है, मतलब जो भी प्रोसेस बनाया है उन्होंने तो थोड़ा सा कहीं ना हम्म, कहीं डिफिकल्ट है, उस, और हैं ना इनको उसमें ना उसमें विचार उस से भाई, सहज बनाना। जिस आदमी का एक्सीडेंट हो गया, रोड वो एक्सीडेंट, कैसे वो जाएगा, अगर कैसे करेगा? वो, हाँ ना, वो माने फिंगर मैच कराएगा कि इलाज कराएगा? वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक, वो एक नहीं है कि फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तो ये स्थितियां हैं। तो जी। ऐसा होता है। तो इन सब बातों में, तो ये इस तरह से जब वो उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है, वो हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट है किंडल पे। मैं हम्म। आप आग्रह करूंगा हमारे श्रोताओं से कि वे उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
जी जी, बहुत खूबसूरत सर। आपके अनुभव इतने अच्छे हैं और इतने ज्यादा प्रेरणादायी हैं कि उन्हें सुनकर के सत्य क्या है अपने देश का, या जो भी कार्य चल रहे हैं उनका, ये समझ में आता है। नहीं, देखिए कितना अच्छा लगता है सुनने में कि भाई वो 5 लाख तक का इलाज गरीबों के लिए मुफ्त है। लेकिन आप आश्चर्य करो कि भाई जो 70 साल 72 साल का जो आदमी, 70 से ऊपर वाला ही उसमें पात्र है ना, तो हम्म, मान लीजिए वो ना तो उसकी उतनी तकनीकी समझ होती है, कि वो ना इतना कंप्यूटर फ्रेंडली होता है। जी जी। उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका हाथ तो वैसे ही विकृत हो गया मान लीजिए, तो वो फिंगरप्रिंट कैसे देगा? तो वो आपकी योजना का तो धराशायी हो गई ना। जी जी, तो हर हर ये संगति। समस्या का समाधान होना चाहिए उनके पास, कि जी। अगर ऐसी भी समस्याएं हो सकती हैं तो उनका सोल्यूशन हम्म। किस तरह से निकाला जाए। नहीं, वो मुझे बताया गया पीएमओ से कि वो उसकी समस्या का समाधान है। है। लेकिन वो सवाल उठता है कि वो कागजी है ना, माने उसका प्रैक्टिकल में तो उस आदमी को, जिसका कोई रिश्तेदार वहां पर मजबूरी में अस्पताल में भर्ती है, तो हम्म, वो उसकी जान देखेगा तो वो तो अपना खेत बेच करके भी इलाज कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हम्म। तो सर, आपने भगत सिंह, उधम सिंह और रानी दुर्गावती जैसी महान विभूतियों पर चर्चित हम्म। किताबें लिखी हैं। इन हम्म। ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर काम करते हम्म। समय आपका दृष्टिकोण कैसा रहता है? अ, अनुसुईया जी, मैं जैसे पढ़ता बहुत हूँ, तो जब पढ़ता हूँ और किसी से प्रेरित होता हूँ, तो फिर उस पे कुछ ऐसी बात बनती है कि अगर लिखना चाहूँ तो लिखता हूँ। तो फिर जैसे अभी मैंने टंटिया भील, एक कम चर्चित नायक है, हम्म, आदिवासी नायक, उस पर मैंने लिखा। जी। तो वो किताब भी अभी आई। तो भगत सिंह से मैं बड़ा प्रेरित रहा, उस पे लिखा, तो वो किताब आई। तो इस तरह से कुछ कुछ करता रहा हूं मैं। तो ये जो जीवनियां हैं, ये क्या होता है कि जैसे जो त्योहार, हर साल दिवाली मनाई जाती है, हर साल होली मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? कि हर बार नई पीढ़ी जब आ जाती है तो उसको भी हमारे संस्कार रिपीटेडली पता ट्रांसफर, चलता है। जी। है ना। आजादी के लिए भगत सिंह अ, जैसे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, ठीक है। मगर समय के साथ उसके ऊपर उनके जो आदर्श थे उसके ऊपर चादरें पड़ गई, और वो चीज चर्चा में अगर नहीं रहेगी तो तो नई पीढ़ी हमारे को वो हाँ, महत्व कैसे नहीं समझ आएगा? नहीं समझ आएगा तो उन्हें। है ना, लोग विस्मृत कर जाएंगे उन्हें। तो इसलिए उनके ऊपर अगर कोई किताब लिखी जाए जो इस स्तर की हो कि हाई स्कूल के बच्चे, जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, उसी समय लोग, मैंने खुद किशोर अवस्था में पढ़ा है तो मैं जानता हूँ कि उस समय का महत्व पढ़ाई का क्या होता है। आज तक वो हमारे स्मरण में है, वो चीजें जो मैंने 11th 12th 12th तक पढ़ी। फिर तो हम एक स्ट्रीम इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आ गए और एक लाइन में लग गए। तो इस तरह के चरित्रों को उस समय के बच्चों के हिसाब से, क्योंकि जो क्लिष्ट हिस्ट्री है, जिसमें कठिन भाषा में और पूरे डीप में बहुत सारी नॉलेज देने के लिए बहुत सी किताबें हैं। ऐसा नहीं कि कोई इस पे काम नहीं हुए हैं, बहुत लोगों ने रिसर्च करी है, बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन वो सब कुछ मुझे लगा कि बड़ा क्लिष्ट हिंदी में और विस्तृत है, जबकि बच्चों के हिसाब से हमें उसको किशोरों के सरल हिसाब से भाषा में एक करना चाहिए सरल ताकि भाषा समझ में होना सकें। चाहिए। तो मैंने जीवनी स्टाइल में उनका बहुत सारा रानी दुर्गावती पे बनाया, फिर उसके बाद में उधम सिंह पे बनाया, फिर वो उसी प्रकाशक ने कहा तो भगत सिंह पे बनाया। फिर उसी प्रकाशक ने कहा कि सर आदिवासियों पर जो इस तरह के नेतृत्व हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सा पार्टिसिपेशन किया है, उन पे कुछ काम करिए। तो टंटिया भील एक चरित्र है खंडवा का, उसने समझ लीजिए कि एक मैंने अपने अध्ययन के आधार पर, और जो कि नई किताब लिखी है उसके आधार पर बता रहा हूँ, कि वो उसने पूरा उसके खंडवा के क्षेत्र में, आदिवासी निमाड़ क्षेत्र में, एक लंबे पीरियड तक 1857 से लेकर के और 20 साल तक उसका ही दबदबा चलता रहा। और अंग्रेजी शासन जब 1857 में, जो जिसको संग्राम कहा जाता है, वो जब क्रश कर दिया, तो उसके बाद अंग्रेज और ज्यादा आक्रामक हो गए। लेकिन निमाड़ क्षेत्र में टंट्या भील का दबदबा चलता रहा। आज भी खंडवा के जेल का जो नाम है, वो उसके नाम पर है। तो उस पर मैंने पूरी एक किताब अभी लिखी है, और वो
अभी तो सर जल्दी मैं ही और क्या प्रकाशित हो। जानना चाहती हूँ कि इनकी जानकारियां आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया जानकारी तो अध्ययन से ही आती है। अध्ययन से? मैंने, हाँ जी हाँ, मैंने अध्ययन से करके, मैंने जैसे कहीं बीच में पढ़ा, प्रेरित हुए, तो फिर उसके विषय में और शोध करो। और अगर आज अपन शोध करना चाहें, तो जैसे आप जो ये काम कर रही हैं, कितना अच्छा काम है कि यूट्यूब के जरिए बहुत सारे लोगों को, जिन जिन पर आप काम करती हैं, जिनसे आप इंटरव्यूज लेती हैं, एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के इंटरव्यूज आपके हैं। मान लीजिए कल कोई मेरा इंटरव्यू देखे और मुझ पर काम कोई करना चाहे, शोध होते ऐसे ही तो होते हैं। हमेशा तुलसीदास पे कितने शोध होंगे, प्रेमचंद पे कितने शोध होंगे। नए नए शोधार्थी, नए नए विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं, उनको नए लोगों पर शोध करना चाहिए, नए साहित्य पर शोध होना चाहिए। पीएचडी, क्योंकि पीएचडी में कॉपी पेस्ट बहुत चला बीच के पीरियड में। अब तो खैर कंप्यूटर ने ऐसे सॉफ्टवेयर बना लिए हैं कि वो पकड़ा जाता है कि कितना इन्होंने कॉपी किया है, कितना ओरिजिनल है। तो इस तरह से पीएचडी हुई हैं। मुझे ऑफर था कि सर आप तो पीएचडी, बस अब मैं जब उस समय मुख्य अभियंता था, हम्म। तो किसी के कोई स्वार्थ जुड़े रहे होंगे, तो हम्म। बोले सर आप तो बस बस रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपकी पीएचडी हो जाएगी। मैंने कहा भाई ऐसी पीएचडी करके मैं क्या करूं, क्या करूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। हम्म। तो इस तरह की बातें हैं। जी। जी एकदम सही कह रहे हैं आप कि ये ऐसा मतलब होता है बहुत जगह, मैंने ऐसे देखा है कि लोग डिग्रियां बेच रहे हैं। जी जी। हाँ, जी। तो डिग्रियां बिक रही हैं, सम्मान बिक रहे हैं, बहुत सारी चीजें समाज में हो रही हैं। ये सब व्यंग सम्मान के को विषय तो हैं। ना कहें, आप लोगों ने धंधा बना रखा है। हाँ, जी। आप 27,000 दीजिए, आपको मैंने 5 स्टार होटल में बड़े फिल्म स्टार से सम्मानित करवा दिया जाएगा। बिल्कुल, आपको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखें कि उसका फिर वैल्यू क्या रहेगा। मुझे लगता है कि जो सचमुच में उस सम्मान के हकदार हैं वो मना ही कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो मुझे तो जानते यही लगता है हैं कि कि सम्मान सम्मान ना ऐसे मिलना इंसान ज्यादा हम्म, श्रेयस्कर हो गया है। जी। जी। क्योंकि ऐसे इंसान को दिया जा रहा है कि जो उस लायक भी नहीं है, तो उस सम्मान को जो लायक है वो लेकर के क्या करेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये बहुत सारी चीजें हैं समाज के अंदर जिन पर रियल में मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि पैसों से सम्मान ना बेचा जाए, सम्मान की वैल्यू क्या है उसे समझा जाए। जी। ये देखिए, इस पे कोई प्रतिबंध कौन लगाएगा, कोई संस्था तो लगा नहीं सकती। ये प्रतिबंध समाज को खुद ही लगाना पड़ेगा। जब हम इस तरह के सम्मानों को दुत्कारेंगे, नहीं लेंगे, ये चरित्र हम में पैदा होगा। जब हम ऐसे किसी सम्मान मिले व्यक्ति को इज्जत नहीं देंगे। बहुत से लोग होते हैं जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, और साहित्य में वो डॉक्टर फलाने सिंह लिख कर बैठे, और लोग उनको पीएचडी समझते हैं। तो जब उनकी वैल्यू, जब वास्तविकता जानते हैं, क्योंकि उनका जो लेखन है वो खुद बताता है कि वो डॉक्टरेट हैं या नहीं, है ना। तो हमें, कई ऐसे हैं, कितने लोग हुए जिन्होंने डॉक्टरेट नहीं भी लगा रहे हैं, नहीं भी किया, लेकिन के लेखन के लिए मैं इतना कहीं, हाँ, अपनी उनका लेखन बताता है कि वो कितने महत्वपूर्ण लेख लिख रहे हैं, है जी ना। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक, हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए कि मतलब जो सम्मान दिए जा रहे हैं वो किस क्षेत्र में और उनका क्या अचीवमेंट क्या रहा है पहले का। तो ठीक चलिए, बात। काफ़ी एक अलग चर्चा का विषय है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे ज़रूर और लंबी चर्चा करेंगे। सर, आपका नाटक संग्रह जलनाद राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। नाटक लेखन और व्यंग्य लेखन में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई देता है? देखिए, दो अलग माध्यम हैं अभिव्यक्ति के। हम्म। नाटक जो है वो दृश्य और श्रव्य माध्यम है, मतलब। तो जी। मैं ये बता रहा था अंतैया जी कि नाटक जो है वो दृश्य और श्रव्य माध्यम है ना। और दृश्य श्रव्य माध्यम तो फिल्में भी हैं, लेकिन नाटक लाइव है लाइव है, उसमें ज्यादा है ना। हाँ रीटेक नहीं होते हैं। जी। और व्यंग जो है वो आंखों के माध्यम से चित्र मन पे बन करके, और फिर उसे पाठक ग्रहण करता है। जी। तो अभिव्यक्ति के दो अलग तरीके हैं। और नाटक सबसे बहुत पुराना हमारा, कालिदास के जो नाटक हैं, शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो भारतीय संस्कृति में नाटक का बड़ा एक पुराना इतिहास है। जी।
तो दोनों अलग विधाएं हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का एक तरीका है। हमारे जो उसकी ऑडियंस है, जो उसके टारगेट लोग हैं, जिन तक बातें पहुंचाना है, वो अलग हैं। मगर वो बात मूलतः वही है कि लेखक किस ढंग से बात को अपनी। अब जैसे मेरा जो जलनाद नाटक है, इससे पहले मुझे हरिकृष्ण प्रेमी साहित्य अकेडमी का, जो मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का पुरस्कार है 51,000 का, वो मिल चुका है। मेरा एक नाटक था हिंदोस्तां हमारा, हम्म। नाटक संग्रह है वो, उसमें हम्म। छोटे छोटे कई नाटक हैं, हम्म। उसको मिला। फिर उसके बाद में जादू शिक्षा का मेरा एक नाटक आया, वो क्योंकि सारा कुछ शिक्षित अगर समाज हो जाए तो बहुत सारे जादुई प्रभाव उसके होते हैं। तो जादू शिक्षा का ये एक नुक्कड़ नाटक, मूल के नाम पर किताब बनी, लेकिन उसमें नुक्कड़ नाटकों का संग्रह है। इसी तरह से मेरे बहुत से रेडियो रूपक हैं, तो उसमें उनका भी एक संग्रह आने को है। और ये फिर पानी की जो समस्या है, देखिए पानी एक ऐसी वस्तु है जिससे ही इस अमीबा से विकास होते 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 सृष्टि का विकास होता है। हाँ, जीवन का प्रादुर्भाव हुआ पानी से ही। और जो परिकल्पना है हमारी कि जल प्रलय होगा कभी, और उससे सृष्टि का विनाश होगा, तो पानी के ही वो थोड़ा सी अंजुरी भर पानी से हमारे साधु पुराने श्राप दे देते थे। और वरदान भी और अर्घ्य भी पानी से दिया जाता है। तो पानी का बड़ा महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। जी। और पानी के लिए विश्व युद्ध होगा अगला, ऐसी परिकल्पना है। क्योंकि पानी की, पीने के पानी की जिस ढंग से आबादी बढ़ रही है, कमी है, प्रदूषण हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों के जो भी सांस्कृतिक पहलू थे पुराने ग्रंथों से, वो मैंने अपने अध्ययन के आधार पर इकट्ठे किए, और ये करीब 12 अंकों का एक नाटक, छोटे छोटे उसमें नाटक हैं, और उसका पूरा संग्रह हुआ। तो जलनाद, क्योंकि पानी का अंतर्नाद जो है, पानी की आवाज, कि पानी। पानी का क्या महत्व है, वो उसको बताते हुए ये सारे जो विषय थे उन पर नाटक लिखे। तो ये बड़ा हाथों हाथ लिया गया है, एनएसडी में भी इसे भेजा गया है जी। कि अगर वो इसको ड्रामाटाइज करें। अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय भोपाल से साहित्य संतोष श्रीवास्तव जी उसे चलाती हैं, तो वो भी अभी जनवरी में कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें भी मेरा ये नाटक पुरस्कृत हुआ है। क्या? तो इसे 2-3 पुरस्कार मिल चुके हैं। एक अभियान ने किया था जबलपुर में, उसमें भी मुझे मिला इसमें पुरस्कार। हम्म। तो पसंद कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है। मेरा लिखना सार्थक हो रहा है। बिल्कुल। तो और उसकी दो दो संस्करण बिक चुके हैं मैंने नाटक की किताब के। अच्छा अच्छा। ये जी। जी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मानित हो रहे हैं और बहुत चल रहे हैं अभी। तो जी। जैसे आपने एनएसटी का नाम लिया, तो वो अभी बहुत चुनिंदा नाटकों को लेता है, तो इससे पता चलता है कि आपके लेखन में, आपके नाटक लेखन में कितनी शक्ति होगी कि उन्होंने उसे चयन किया है। जी। जी। सर, आप निरंतर टीवी, रेडियो, यूट्यूब और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, जैसा कि आपने बताया। तो डिजिटल मीडिया के इस दौर में लेखन की भूमिका में क्या परिवर्तन हुआ है, ये आप ही बता सकते हैं सर, क्योंकि आपने ये दोनों क्षेत्र देखे हैं। अ, अनुसुया जी, हम्म। एक समय था कि हाथ से रचना लिखी जाती थी। एक पता लिखा लिफाफा, टिकट लगा साथ में रखा जाता था, और फिर उसको हम लाल डब्बे में पोस्ट करके आते थे। और फिर अंतर्देशीय वो, कार्ड सब चलते थे। हाँ, और 15-20 दिन बाद वो रचना वापस उस लिफाफे में भर के वापस लौट आती थी, क्योंकि अगर वो संपादक को पसंद नहीं आई तो वो वापस कर देते थे। तो एक ये समय भी था, हमने देखा है। और वो समय, हमने उस समय 30 रुपए का मुझे पहला पारिश्रमिक आया था, मुझे याद है। तो 30 रुपए का चेक आया था, तो कितनी खुशी हुई थी। तो हम्म। एक वो समय था लेखन का। हम्म। लेकिन समय के साथ क्विक जो हुआ ना, वो ये सोशल मीडिया ने और फास्ट कर दिया। तो अब संपादन का महत्व गौण हो गया। अब जी। स्व संपादित है, जिसके मन में जो आया उसने वो लिखा, और उसको तुरंत यहाँ लिखा, विचार आए, और उसने तुरंत उसको क्लिक किया, और वो पूरे विश्व में चला गया। तो इससे जो एक साहित्य का जो नुकसान हुआ, वो नुकसान ये है कि क्वालिटी वाइज कम
अच्छा लेखन भी, क्योंकि स्व संपादित है और अपनी रचना हर एक को अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। तो वो और जबकि संपादक कितनी बार रचनाएं लौटाता था, यानी क्योंकि कोई ना कोई एक विद्वान आदमी को संपादक बनाया जाता था। अब तो संपादक का काम एक कोई भी सामान्य पढ़ा लिखा, वो डिजिटल ऑपरेटर टाइप का बन चुका है कई सारे उसमें, कि जो कुछ रचना आई उसको उसने पोस्ट कर देना है, जो ई पत्रिकाएं हैं बहुत सी उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी गंभीर संपादक हैं और गंभीर पत्रिकाएं हैं, और अनियमित हैं कई पत्रिकाएं। तो इस तरह के बहुत सारे काम चल रहे हैं तरह तरह। तो ये जो डिजिटल युग है, जी। उसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन और लिखित कहीं युग से कहीं मैं मुझे देखता ऐसा हूँ। लगता है कि पहले संपादक एडिटर रखा करते थे, पूरी किताब को, पूरी कहानी को पढ़कर हम्म उसमें कुछ भी हम्म जो उन्हें बदलाव करने होते थे, जो भी अंतर मतलब उन्हें समझ में आता था, वो उसमें चेंजेस करते थे। लेकिन अब क्या है कि वो सीधा उठाकर एआई में डाल देते हैं, और जो वो बदलाव करके दे देता है उसे स्वीकार्य या मान्य कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं। नहीं, और अभी ये हो रहा है कि प्रकाशक भी अब संपादक नहीं रखते, अब वो लेखक से ही वो काम करा लेते हैं, लेखक के ही पैसे से छाप रहे हैं हाँ, किताबें, और लेखक से ही उसका माने प्रूफ रीडिंग कराते हैं और लेखक से ही संपादन करा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये परिवर्तन है। जी जी। अब ये जो संपादक का संपादन का कार्य करते हैं, वो वन मैन आर्मी रह गई है। मतलब जी हाँ। पर ज्यादा लोग हैं नहीं, वो बस छापने के लिए और एक आईबीएन नंबर निकालने के लिए, देने के लिए रह गए हैं। अदरवाइज तो आप कहीं से भी पुस्तक प्रिंट करवा लें। बिल्कुल जी सर। तो ये आपने जो प्रश्न जो का उत्तर दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था सर। और आपने सही बताया कि आपने एक ऐसा दौर देखा है कि जब अंतर्देशी भी चला करते थे और उसमें लिखकर भेजा करते थे आप लिफाफों में, और डिजिटल मीडिया का युग भी बताया। तो दोनों ही चीजें हैं। एक सकारात्मक वे में देखा जाए तो प्लेटफॉर्म भी मिले हैं लोगों को, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप देखा देखा देखें तो कहीं ना कहीं जो अच्छा लेखन है वह गायब भी हो रहा है। जी। बिल्कुल। हाँ जी। सर, ई अभिव्यक्ति डॉट कॉम के साहित्य संपादक के रूप में आप किस तरह के साहित्य को प्राथमिकता देते हैं? नए लेखकों को किस दिशा में काम करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है या हमारी पीढ़ी है अभी। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी। ई अभिव्यक्ति डॉट कॉम, ये एक मेरा और हेमंत बावनकर जी हैं इसके मूल प्रणेता, और हम दोनों का एक संयुक्त प्रयास है। तो इसमें हम लोग इसके मैं आपको पहले तो इसके विषय में बता दूं हम्म। कि इसके 7,11,000 हिट हैं अभी। इतने हिट्स हो चुके हैं, माने ये एक पोर्टल है हम्म। जिस पर हम प्रतिदिन कुछ अच्छा साहित्य डालते हैं। तो इसके 7 लाख हिट्स हो चुके हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि ये पोर्टल कितनी इसकी व्यापकता है और कितनी वैश्विकता है। जी तो इसमें हम उसके लिंक्स व्हाट्सएप पे भी शेयर करते हैं बहुत सारे। और इसमें अभी तक करीब 3,200 रचनाएं पोस्ट हो चुकी हैं। पिछले 7 सालों से ये काम हम कर रहे हैं। तो इसके हमने दीपावली विशेषांक पिछले 4 सालों से निकाले, क्योंकि जैसे जो आप देखती है ना कि कोई अखबार होते थे पुराने, तो दीपावली विशेषांक दीपावली पे बड़ा किताब के रूप में छपता था, नवभारत का, अमर उजाला का, जनसत्ता का। जी तो वो भी हम लोगों ने काम किया। तो विशेष रूप से आमंत्रित करके दीपावली के संदर्भ में दीपावली विशेषांक फ्लिप बुक के रूप में निकाला। तो ये फ्लिप बुक के रूप में दीपावली विशेषांक मैंने किसी पोर्टल की पत्रिका का पहला है जी भारत में, कम से कम हमारी जानिब में। जी। तो तो ये नए इसमें लेखकों को किस तरह से दिशा देते मैं हैं? मैं बता रहा हूँ। तो इसमें पहले हमने हिंदी में पूरा शुरू किया 7 साल। फिर उसके बाद में इसमें मराठी, चूंकि वो बावनकर जी महाराष्ट्र में हैं और मराठी हैं, तो उनके साथ बहुत से मराठियंस जुड़ गए, और स्व उससे आए, तो एक उसका दो हिस्से हो गए, एक हिंदी प्रभाग, एक मराठी प्रभाग। तो उसमें डेली हम लोग छापते हैं। तो जब डेली छापेंगे, या मैंने बताया 3,200 रचनाएं हिंदी की हो गई उसके अंदर, तो और इतने हिट्स हैं, इसका मतलब है तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती। तो हमने उसको दो कैटेगराइज किया, कि एक तो जैसे विवेक की पुस्तक चर्चा, तो ये हफ्ते में एक बार मैं पुस्तक चर्चा करता हूँ, तो वो एक स्तंभ हो गया। तो हर बार मैं किसी न किसी किताब पे रिव्यू करता हूँ, 250 से ज्यादा किताबों के रिव्यू कर चुका हूँ।
बहुत बड़ी संख्या होती है, 250 किताबें पढ़ करके और उस पर लिखना। जी जी। बल्कि मैंने पुस्तक समीक्षा वर्ड पहले चलता था, उसको मैंने जब देखा कि अगर सही में समीक्षा कर दो तो लेखक से दुश्मनी हो जाती है क्योंकि आदमी को पसंद नहीं आती अपनी आलोचना। प्रशंसा हो तो जाती है, मतलब हाँ, सही हाँ, समीक्षा ना करें तो प्रशंसा ही हो गई। नहीं तो वो आलोचना हो जाती है ना कि भाई मैंने उन्होंने कहा कि आपको हमने सही समीक्षा कर दी अगर नहीं, कि भाई सही तुम्हें कह रहे ये हैं, अगर गलत है। हमें दुश्मनी नहीं मोल लेनी है तो वो प्रशंसा ही हो गई। हाँ, तो फिर इसलिए मैंने पुस्तक चर्चा उसका नाम करा हम्म, कि भाई पुस्तक चर्चा करने से, ये लिखने से ये होता है कि हमने कंटेंट के विषय में बता दिया। हम्म, अब जिसको खरीदना है खरीद ले और नहीं खरीदना नहीं खरीदे। तो जी वो ये है। तो ये इस तरह से स्तंभ चलते हैं, मतलब उसमें किसी की मैंने पुस्तक चर्चा, व्यंग, फलाने का व्यंग, फलाने की कविता। तो कुछ लेखक हमसे जुड़े हुए हैं जो नियमित उस हफ्ते की उस दिन में रचनाएं भेजते हैं, तो हम उन्हें लगा देते हैं। फिर हमने उसमें नीचे अपना एड्रेस दिया हुआ है। और आपके माध्यम से मैं ये आह्वान करता हूं कि जो भी हमारे स्थापित लेखक हैं, नए लेखक हैं, उनका प्रकाशित साहित्य हो, पूर्व प्रकाशित साहित्य हो, अप्रकाशित साहित्य हो, सबका स्वागत है। वो हमें भेजें। उसकी गुणवत्ता पर हम तय करेंगे कि उसे हमें पोर्टल पे लगाना है या नहीं। और हम किसी भी विवादास्पद, यानी राजनीतिक, कोई कहे कि उसमें हम इस कांग्रेसी विचारधारा से या बीजेपी की विचारधारा से या फलाने के खिलाफ एक कम्युनिज्म की विचारधारा से, तो हम इस किसी विचारधारा को फॉलो नहीं करते। हम तटस्थ हैं और हम आदर्श स्थितियों का स्वागत करते हैं। अगर ऐसी कोई रचनाएं होती हैं नए लेखकों की, तो हम उन्हें प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेखन का विकास हो। हमारे पीछे जब लाइन बड़ी होगी तब तो हमारा महत्व होगा। बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं आप सर। जी। तो सर, आपने अपने संस्थानों में से सम्मान प्राप्त किए, आपने कई संस्थानों से सम्मान प्राप्त किए हैं। मध्य जी। प्रदेश साहित्य अकादमी, वर्तिका, पाथेय मंथन आदि सम्मान लेखन की प्रेरणा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? मेरा मानना ये है कि सम्मान से जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। हम्म, कि जब मुझे साहित्य अकेडमी का सम्मान मिला, तो उससे पहले मेरे नाटक लेखन में एक ठीक है लिख दिया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे नाटक के लिए जब किसी सरकार के किसी संस्थान ने, और मैंने कोई सिफारिश नहीं करी, कुछ नहीं करी, और मुझे 51,000 का पुरस्कार मिल रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे गंभीर लेखन करना चाहिए नाटक में। तो उसके बाद जो मेरे नाटक लिखे गए, वो मुझ में खुद ही उसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं जलनाथ जो है, तो उसका प्रतिसाद भी देखने मिलता है कि उसके लिए ज्यादा अध्ययन किया मैंने, ज्यादा गंभीरता से लिखा। तो इस प्रकार सम्मान से लेखन प्रभावित होता है और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का एहसास होता है, बशर्ते सम्मान सच्चा सम्मान हो। जी जी। सम्मान जुगाड़ वाला सम्मान ना हो। बिल बिल्कुल सही बात है। और नहीं, जो लेखन करते हैं, जो सचमुच में लेखक हैं, वो जी। समझते हैं अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि जी उनके हाँ। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा होती ही है कि नहीं, हमें इस जो हम लेखन कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके से ही करें, और सम्मान उनको मोटिवेट करता है इस चीज के लिए। नहीं, क्या है अनुसुईया जी कि हम्म, लेखन स्वांतः सुखाय तो होता ही है, लेकिन लेखन की एक जिम्मेदारी है कि वो रचना, शब्द कभी मरते नहीं है। जी शब्द ब्रह्म है। तो जब शब्द 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 ब्रह्म है, तो वो हम रहें ना रहें, हमारे बाद वो शब्द रहेंगे। शब्द तो रहे। उसके आधार पर हमारा आकलन आगामी पीढ़ी भी कभी कर सकती है और उससे प्रेरणा भी पा सकती है। तो क्यों ना हम ऐसा गंभीर काम करें, ये मेरी सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज भी हम उन शब्दों की कहानियां ही तो पढ़ते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो। उन शब्दों बिल्कुल का सही। तो प्रभाव हम पर पड़ता है। और किसी जी। भी में आप देख लीजिए, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो क्या है, शब्दों का संग्रह ही तो है। बिल्कुल। जी। तो सर, अब हम अपने साक्षात्कार के आखिरी चरण में आ गए हैं, तो अंत में आज के समय में हिंदी व्यंग्य साहित्य की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों को तो यही संदेश है कि अध्ययन कीजिए। व्यंग एक विधा है, और व्यंग
कभी भी व्यंग में सीधे नाम लेकर के किसी पर सीधा प्रहार नहीं किया जाता। व्यंग एक नैसर्गिक कला है। उस कला को आप जितना पढ़ेंगे, पुराने व्यंग्यकारों को, परसाई को, जोशी को, त्यागी को, आज के व्यंग्यकारों में हरीश नवल जी हैं, प्रेम जन्मेजय जी हैं, ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, और गोपाल व्यास जी हैं। तो जब आप पढ़ेंगे दूसरों के व्यंग, तो आप को समझ आएगा कि व्यंग किया कैसे जाता है, व्यंग के माध्यम से क्या, किस ढंग से कहा जाता है। जब वो कला आप में आत्मसात हो जाएगी, तो आप भी स्वयं अभिव्यक्त करने लगेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार, अपने जितना आपने पढ़ा है वो अभिव्यक्त होगा आपकी रचना में। और धीरे धीरे वो आपको बेहतर लगने लगेगा, बेहतर बनता जाएगा दिन पर दिन। तो ये तो हर व्यंगकार के लिए, नए पुराने हर एक के लिए है। नया पुराना क्या होता है, मैं भी अभी सीखता ही रहता हूँ। जी। आपसे ही सीख रहा हूँ कि किस ढंग से मुस्कुरा के साक्षात्कार लेना है। नहीं सर, हम आपसे सीख रहे हैं कि कितना जरूरी है अध्ययन। कहते हैं कि जो है प्रयास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो जी हाँ। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट बनने के लिए हमें प्रयास जरूर करना चाहिए और अध्ययन बहुत जरूरी है। कहते हैं बिल्कुल। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो हम्म। पूरा ज्ञान लेना, उस चीज के बारे में छानबीन करना, शोध करना, सुनना, समझना, ये बहुत जरूरी है। जब बिल्कुल। आप पूरी अच्छी तरह से, आपके दिमाग का कटोरा भरा नहीं होगा तो उसमें से जो छलक कर आएगा वो शुद्ध नहीं होगा। जी। सही कह रहे। जी। तो सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हम बहुत अच्छी तरीके से अपने साक्षात्कार को संपूर्णता दे पाए हैं। और आप हमारे मंच पर आए और हमें इतना सम्मान दिया, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। और आपके अंदर इतना ज्ञान है कि ऐसा लग रहा है कि एक साक्षात्कार आपके लिए, आपके साथ बात करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो अगर आपकी कोई नई पुस्तक आती है, आप हमें ज़रूर बताएं। हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अनुसैया जी आपसे मिलकर के। आपके माध्यम से इस के सभी श्रोताओं, दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जी। जी उसका सर। प्रसार। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं। जी।